देखो बेटा, अब हमने मैग्नेटिज्म पढ़ लिया था पूरा, है ना। उसमें हमारा एक, मैंने बोला था मेंस का एक टॉपिक रह गया है ना। तो वो टॉपिक हम लोग आज के लेक्चर में खत्म कर लेंगे। इसमें दो पार्ट्स होते हैं, देखो कौन कौन से। एक तो होता है परमानेंट मैग्नेट, ठीक। परमानेंट मैग्नेट मतलब जो हमें नेचुरली अकरिंग मैग्नेटिक मटेरियल्स मिलते हैं, जैसे कि बार मैग्नेट कभी कभी मिल जाता है, रास्ते में एक मैग्नेट का टुकड़ा मिल गया, है ना। तो वो, और दूसरा अर्थ मैग्नेटिक फील्ड। तो आज के लेक्चर में हम लोग ये पूरा दोनों टॉपिक खत्म कर लेंगे, ठीक। और हमारा इस तरीके से, देखो एक बात और बता दूं मैं, परमानेंट मैग्नेट और ये अर्थ मैग्नेट दोनों मेंस के टॉपिक हैं। अर्थ मैग्नेटिज्म तो 100% मेंस का ही है, एडवांस में बिल्कुल भी नहीं पूछा जाता ये। लेकिन परमानेंट मैग्नेट से कभी कुछ आ सकता है एडवांस में, लेकिन चांसेस बहुत कम है। मेंस में ही इसके क्वेश्चंस, एक आध क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तो बहुत सरल है, अगर ये आ भी जाए एडवांस में तब भी कोई दिक्कत नहीं है, आप कर लोगे, बहुत सरल है, ठीक। चलो अच्छा, इसको स्टार्ट करते हैं हम लोग। तो सबसे पहले आपको ये बता दिया है मैंने क्या, कि एक लूप होता है करंट कैरिंग लूप। जैसे कि ये मैंने लूप बनाया है ऐसा, क्लियर। इसमें देखो करंट कैसे जा रही है, इस तरीके से जा रही है करंट, ऐसे, ठीक। अब आप इसको, मैं यहां खड़े होकर देखता हूं, देखना ऐसे करंट है ये। तो यहां से देखोगे तो कैसे दिख रहा है, एंटी क्लॉकवाइज। और एंटी क्लॉकवाइज जहां से दिखता है वो होता है नॉर्थ साइड। तो यहां इसका क्या होगा, नॉर्थ पोल होगा। और इस साइड से देखोगे तो ये क्लॉकवाइज दिखेगा करंट, देखो ऐसे, ये क्लॉकवाइज का। तो ये होता है इसका साउथ पोल, नॉर्थ पोल साउथ पोल। मतलब एक करंट कैरिंग लूप जो है उसमें दो पोल्स डेवलप हो जाते हैं। और फिर मैग्नेटिक फील्ड कैसे निकालते हैं, देखो मैंने बताया था आपको, नॉर्थ से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस निकलती हैं। या डायरेक्शन देखना है तो देखो सिंपल, राइट हैंड की फिंगर्स को करंट की डायरेक्शन में कर्ल कर दो, ये थंब हमें मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन बताएगा। तो ये देखो मैग्नेटिक फील्ड लाइन यहां से निकलेंगी फील्ड लाइंस, और मतलब नॉर्थ से निकलेंगी। मतलब जिस तरफ से फील्ड लाइंस निकलती हैं वो होता है नॉर्थ, और जिसमें एंटर करती हैं वो होता है साउथ, क्लियर। अच्छा, अब यहां देखो ये नॉर्थ से फील्ड लाइन निकली, और आपको पता है कि मैग्नेटिक फील्ड लाइन, देखो मैंने लिखा हुआ है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर ऑलवेज क्लोज्ड कर्व्स, ऑलवेज क्लोज्ड कर्व्स। तो यहां से देखो फील्ड लाइन निकलेगी ऐसे, और ये कर्व को क्लोज करने के लिए यहां से एंटर कर जाएगी, क्लियर, ऐसे। ओके, हो गया क्लोज लूप। अब आपको यहां पे नॉर्थ और साउथ समझना है, तो ये नॉर्थ ये साउथ, क्लियर। अब आप एक क्वेश्चन बताओ, क्या आप इसके नॉर्थ और साउथ को अलग अलग कर सकते हो? कभी भी नहीं कर सकते, है ना। आप इस लूप को भूल जाओ। एक फील्ड लाइन है, देखो ये वाली फील्ड लाइन बनाते हैं ऐसे, ये फील्ड लाइन मैंने बना दी, क्लोज्ड है। अब इसमें कहां नॉर्थ कहां साउथ, कुछ नहीं। हाँ, अगर तुम लूप रख दोगे तो तुम्हें समझ में आ जाएगा कि ये नॉर्थ है और ये साउथ है, क्लियर। तो नॉर्थ और साउथ को आप अलग कर सकते हो क्या? ये अलग नहीं हो सकता। ये सिर्फ तभी हो सकता है जब फील्ड लाइन यहां से सिर्फ निकले और यहां एंटर ना करे कहीं। तो इसका मतलब फिर तो वो क्लोज्ड नहीं होगा। अगर निकल गई और फिर एंटर नहीं करी तो क्लोज्ड नहीं होगा कर्व। और मैग्नेटिक फील्ड लाइंस तो हमेशा क्लोज्ड कर्व होती हैं। इसका मतलब ये हुआ कि अगर नॉर्थ है तो 100% उसका साउथ भी होगा, जहां पे वो लाइन एंटर करेगी, टर्मिनेट नहीं होगी। ऐसा नहीं बोलना है कि नॉर्थ से निकलेगी साउथ पे खत्म हो जाएगी, नहीं, पूरा फिर नॉर्थ पे जाएगी, तभी तो क्लोज्ड बनेगी वो। तो नॉर्थ पोल या साउथ पोल डज नॉट एग्जिस्ट सेपरेटली। सो मोनोपोल, इसको बोलते हैं मोनोपोल। जैसे मोनो चार्ज, प्लस क्यू चार्ज, हाँ होता है प्लस क्यू चार्ज, अकेला सिंगल पॉजिटिव चार्ज पॉसिबल है, लेकिन सिंगल नॉर्थ पोल या सिंगल साउथ पोल या आइसोलेटेड साउथ या नॉर्थ एग्जिस्ट नहीं कर सकता। हाँ, आइसोलेटेड पॉजिटिव चार्ज एग्जिस्ट कर सकता है, क्योंकि इसकी पॉजिटिव चार्ज या फील्ड लाइन निकलेंगी, निकल के कहां जाएंगी, फिर इन्फिनिटी पे चली जाएंगी, क्लियर। अगर नेगेटिव चार्ज नहीं होगा तो, और अगर है तो प्लस क्यू से निकल के फील्ड लाइन नेगेटिव चार्ज पे माइनस क्यू पे टर्मिनेट हो जाती हैं, ठीक। तो अच्छा, आप देखो, द एंड ऑफ द लूप फ्रॉम वेयर फील्ड लाइंस इमर्ज आउट, जो बाहर निकलती हैं उसको नॉर्थ बोलते हैं, और जहां पे एंटर करती हैं उसको साउथ बोलते हैं। अच्छा, अब यहां नॉर्थ पोल से फील्ड लाइन निकलती है, ध्यान रखना। प्लस क्यू से भी तो फील्ड लाइन निकलती थी, याद करो, है ना। प्लस क्यू से फील्ड लाइन निकलती थी और माइनस क्यू पे एंटर करती थी, याद है ना, माइनस क्यू पे टर्मिनेट होती थी। तो यहां साउथ पोल में एंटर करती हैं और नॉर्थ से निकलती हैं, मतलब नॉर्थ पोल इज इक्विवेलेंट टू प्लस क्यू चार्ज, ये ध्यान रखना है।
नॉर्थ पोल इज इक्विवेलेंट टू प्लस, ये मैं बता चुका हूं पहले भी, ठीक। चलो इतनी बात तो क्लियर है। अब हम बात करते हैं, ये मैं मिटा भी रहा हूं, ठीक है। अब बेटा हम बात करते हैं परमानेंट मैग्नेट की, मतलब इसको हम बोलते हैं बार मैग्नेट भी बोल देते हैं, इसको क्या बोल देते हैं, बार मैग्नेट। तो चलो देखते हैं बार मैग्नेट, इसको समझो ध्यान से। तो बार मैग्नेट में देखो क्या होता है, ये बार मैग्नेट है, ठीक। क्यूबॉइडिकल एक पीस हमने ले लिया, क्यूबॉइडिकल एक पीस ले लिया कोई। अब बार मैग्नेट, इसमें मैग्नेटिक फील्ड है, इसका मैग्नेटिक फील्ड होता है, क्लियर। अब सोचो आप मैग्नेटिक फील्ड आता कहां से है, हमें पता है भैया मैग्नेटिक फील्ड तो यार किसी लूप में या जब हम वायर में करंट फ्लो करते हैं उससे आता है, यहां पर भी वैसा ही कुछ होता है। अब आप सोचो ये मैग्नेट किससे बनी होगी, एटम से बनी होगी, कि कोई मटेरियल होगा उसके एटम से बनी होगी। एटम में क्या होता है, एटम में देखो न्यूक्लियस होता है पॉजिटिव चार्ज, और उसके चारों तरफ सर्कुलर ऑर्बिट्स में ये इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता है, ठीक। तो ये देखो इलेक्ट्रॉन अगर ऐसे घूम रहा है तो इसके इक्विवेलेंट मैं बोल सकता हूं कि एक लूप है जिसमें करंट ऐसे फ्लो हो रही है, अगर इलेक्ट्रॉन ऐसे चल रहा है तो करंट ऐसे फ्लो होगी। अब ये लूप बन गया, इसका मतलब हर ऑर्बिट में जो इलेक्ट्रॉन होता है वो इक्विवेलेंट टू करंट कैरिंग लूप होता है, ऑपोजिट डायरेक्शन में बस करंट फ्लो होती है। तो फिर इसका मैग्नेटिक फील्ड होगा, है ना। तो ऐसे ही हर एटम में जो इलेक्ट्रॉन्स चक्कर लगाते हैं ऑर्बिट में, वो ऑर्बिट एक करंट कैरिंग लूप की तरह बिहेव करती है और उसका खुद का एक फील्ड प्रोड्यूस करती है वो। तो ऐसे यहां पे अब सोचो आप इसमें कितने एटम्स होंगे, करोड़ों एटम्स होंगे, है ना, बहुत सारे एटम्स होंगे। अब मैं क्या बोलता हूं, इसमें एक मैग्नेटिक फील्ड है, ध्यान से सुनना। अब मैंने क्या किया, इस क्यूबॉइडिकल मैग्नेट का बार मैग्नेट का एक क्रॉस सेक्शन ले लिया। चलो मैं यहां पे एक ऐसा क्रॉस सेक्शन ले लेता हूं, ठीक। मैंने ये क्रॉस सेक्शन ले लिया, ठीक। ध्यान सुनना, ये मैंने ऐसा क्रॉस सेक्शन ले लिया और इस क्रॉस सेक्शन को मैं यहां पर ऐसे रिप्रेजेंट कर रहा हूं। देखना ध्यान से, मैंने यहां पे क्या रिप्रेजेंट किया है, इस क्रॉस सेक्शन को रिप्रेजेंट किया है जो आपके परपेंडिकुलर था ऐसा, उसको मैंने ऐसा था ऐसे करके आपको यहां। अब इस क्रॉस सेक्शन पे बहुत सारे एटम्स होंगे और हर एटम में जो ऑर्बिट्स होती हैं उनमें इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व करते हैं, है ना। तो वो एक करंट कैरिंग लूप की तरह काम करते हैं। तो चलो मैंने क्या किया, इस क्रॉस सेक्शन में कुछ एटम्स लिए जिनमें करंट ऐसे फ्लो कर रही थी, 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 मतलब मैंने देखो एक ही डायरेक्शन में फ्लो किया। चलो अच्छा, इस लूप का मतलब इस एटम का मैग्नेटिक फील्ड निकालो, तो ये अंदर, इसका निकालो अंदर, इसका अंदर, इसका अंदर। मतलब मैंने यहां पे क्या ले लिया है कि जितने भी जो भी क्रॉस सेक्शन है उसमें जितने भी एटम्स हैं उन सब में जो इलेक्ट्रॉन्स चक्कर लगा रहे हैं उनकी डायरेक्शन सेम है, इसलिए करंट की डायरेक्शन भी सेम आ गई, है ना, सब में। और सबका मैग्नेटिक फील्ड एक ही डायरेक्शन में आ गया, कहां, अंदर की तरफ सबका। तो क्या मतलब सबका मैग्नेटिक फील्ड ऐड हो जाएगा। तो क्या मैं इस सारे क्रॉस सेक्शन में इन सबकी मैग्नेटिक फील्ड जोड़ दूं और उसके इक्विवेलेंट एक लूप बना दूं। देखो ऐसे ऐसे मैंने एक लूप बना दिया जिसमें ऐसे इस डायरेक्शन में करंट फ्लो हो रही है, तो इसका जितना टोटल मैग्नेटिक फील्ड था वही इस लूप ने प्रोड्यूस कर दिया, ऐसा मैंने मान लिया, ठीक। तो इसका मतलब क्या हुआ, देखो इस क्रॉस सेक्शन में जितने भी एटम्स हैं सब अपना फील्ड प्रोड्यूस कर रहे हैं एक ही डायरेक्शन। तो मैंने माना कि इसमें क्या है, एक लूप है जो ऐसे है और उसमें करंट ऐसे फ्लो हो रही है, तो फिर इसका एक फील्ड आ जाएगा। कैसा, देखो ये फील्ड ऐसा, करंट ऐसे जा रही है तो ऐसा फील्ड आ जाएगा। ऐसे ही दूसरा अगर मैं एक क्रॉस सेक्शन ले लूं, अगर मैं दूसरा एक और क्रॉस सेक्शन ले लूं तो उसमें भी ऐसा ही होगा, मतलब उसमें भी मैं एक लूप से रिप्लेस कर सकता हूं सारे एटम्स के लूप्स को, क्लियर। तो वो भी अपना फील्ड देखो ऐसे ही प्रोड्यूस कर देगा। अब मैंने ऐसा क्यों लिया कि सबका एक ही डायरेक्शन में, मैं मतलब इसका मैग्नेटिक फील्ड देखो ऐसा, इसका मैग्नेटिक फील्ड देखो ऐसा, ऐसे ही और भी लूप्स है सबका ऐसे ही ऐसे मान लिया। ऐसा होता नहीं है, जबकि ठीक ऐसा होता है कि कुछ का एक ही डायरेक्शन में होगा, कुछ का उल्टा होगा। लेकिन अगर ऐसे रैंडमली
ओरिएंटेड ऑर्बिट्स होंगे तो फिर तो नेट मैग्नेटिक, मान लो कोई एटम, चलो मान लेते हैं इसमें, देखो इसमें ऐसा भी मान सकता हूं मैं, किसी एक क्रॉस सेक्शन में ऐसा हो कि एक लूप ऐसा है, एक लूप ऐसा है, एक लूप ऐसा है, एक लूप ऐसा है, तो फिर नेट मैग्नेटिक फील्ड जीरो हो जाएगा, क्योंकि रैंडमली ओरिएंटेड है। एक का फील्ड ऐसा, एक का ऐसा, एक का ऐसा, एक का ऐसा, सब कैंसिल हो जाएंगे। तो मुझे ऐसा नहीं करना है। क्यों नहीं करना है? क्योंकि मुझे पता है कि इसमें एक परमानेंट मैग्नेटिक फील्ड है, यहां पे नेट मैग्नेटिक फील्ड जीरो नहीं है। ठीक, इसका मतलब हो सकता, हाँ इतना जरूर हो सकता है कि इसमें 3 मान लो एक ही डायरेक्शन में हो और एक उल्टा हो, तो एक इसका जो ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे और इन दोनों का नेट मैग्नेटिक फील्ड आ जाए। तो कुल मिला के सारे अगर एक ही डायरेक्शन में ओरिएंटेड नहीं है तो कोई बात नहीं है, लेकिन ज्यादातर कुछ रैंडमली होंगे उनका नेट जीरो हो जाएगा, लेकिन कुछ ऐसे होंगे जरूर जो एक नेट एक डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेंगे, तभी तो इसमें मैग्नेटिक फील्ड आ रहा है, नहीं तो कैसे आ सकता था। मैंने एक एक्सट्रीम केस ले लिया है जिसमें सारे एक ही डायरेक्शन में है, कोई दिक्कत नहीं, समझाने के लिए लिया है मैंने ऐसा। ठीक, चलो तो इसका मतलब क्या हुआ, इस पूरे मैग्नेट को अब मैं ऐसे रिप्लेस कर सकता हूं, देखो ऐसे। ठीक है, कैसे? मैं मान सकता हूं कि यहां बहुत सारे लूप्स हैं, हर क्रॉस सेक्शन को मैंने एक लूप में रिप्लेस कर दिया, तो मैं बोल सकता हूं कि बहुत सारे लूप्स हैं ऐसे, क्लियर? ऐसे बहुत सारे लूप्स हैं और इन सब में मैंने मान लिया कि एक ही डायरेक्शन में करंट है, क्योंकि नेट मैग्नेटिक फील्ड है, तो नेट मैग्नेटिक फील्ड है तो मुझे एक ही डायरेक्शन में करंट माननी पड़ेगी। तो चलो मैंने क्या किया, देखो ऐसे करंट मान ली, ये जा रही है करंट सब में। इसका मतलब अब इन सब की वजह से ऐसे देखो करंट फील्ड ऐसे आएगी, तो यहां से फील्ड निकलेगी और यहां से फील्ड निकलेगी तो फिर यहां से एंटर भी करेगी, है ना, यहां पे एंटर कर जाएगी। अब ये बताओ ये कौन सा पॉइंट, ये कौन सा पोल हुआ? तो अब पहले तो अच्छा ये सोचो कि एक सोलेनोइड के इक्विवेलेंट हो गया, है ना, इसीलिए हम बोलते हैं कि बार मैग्नेट जो होता है वो एक करंट कैरिंग सोलेनोइड, याद होगा आपको, है ना, उसके इक्विवेलेंट होता है। अब ये बहुत ध्यान सुनना, बहुत सरल कर दूंगा और बहुत ज्यादा घुसने की जरूरत नहीं है उसमें, जितना मैं बता रहा हूं बस उतना सीखने की जरूरत है। तो ये हो गया इसका नॉर्थ पोल और ये हो गया इसका साउथ पोल। तो अब मैं ऐसा बोलूं अगर, जैसे इसमें मैंने बोला था लूप में मैंने क्या बोला था पहले कि नॉर्थ से फील्ड लाइन निकलती है और साउथ में एंटर कर जाती है, सही है, नॉर्थ से निकल के साउथ में एंटर करती है। अब यहां वैलिड नहीं होगा वो, देखो नॉर्थ से फील्ड लाइन निकल रही है, साउथ में एंटर कर रही है, लेकिन बाहर मैग्नेट के बाहर, अंदर देखो, अंदर तो साउथ से निकल के नॉर्थ पे टर्मिनेट होगी। क्यों? क्योंकि फील्ड लाइन क्लोज्ड होती है, यहां से निकलेगी यहां पे खत्म हो जाएगी, ऐसा नहीं है, पूरा अंदर जाएगी, क्लियर? तो मैग्नेट के अंदर साउथ टू नॉर्थ फील्ड लाइन होती है और मैग्नेट के बाहर नॉर्थ टू साउथ होती है फील्ड लाइन। तो ऐसे ही यहां ऐसे चली जाएगी ये फील्ड लाइन, क्लियर? यहां ऐसे चली जाएगी और भी होंगी ऐसे ऐसे, क्लियर? सिमेट्रिक होती है, ये मैं बता चुका हूं आपको पूरा, क्लियर? तो आई थिंक इतनी बात तो आप लोग समझ गए होंगे। अब थोड़ा सा ध्यान दो, तो बार मैग्नेट में कितने पोल हो गए? 2 पोल हो गए, एक नॉर्थ और एक साउथ। तो देखो अब सिंपली हमें याद रखने के लिए मैं लैंग्वेज लिख रहा हूं, मतलब बता रहा हूं आपको। ये है, मान लेते हैं नॉर्थ और इसको मान लेते हैं साउथ। तो यहां से फील्ड लाइंस ऐसे निकलेंगी, यहां ऐसे आएंगी और अंदर फिर से ऐसे, क्लियर? ऐसे ऐसे, क्लियर? अंदर भी ध्यान रखो, पूरा तो इस तरीके से आप बना सकते हैं इसको। अब बेटा एक टर्म हमें, अच्छा ये तो हो गया मैग्नेटिक, ये तो हो गया बार मैग्नेट। बार मैग्नेट में देखो 2 पोल है, नॉर्थ और साउथ, इसलिए हम इसको मैग्नेटिक डाइपोल भी बोलते हैं। तो इसका दूसरा नाम क्या है? मैग्नेटिक डाइपोल। अब थोड़ा याद आ रहा होगा आपको इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में मैंने क्या सिखाया था? ऐसे देखो, ये -q था, ये +q था और इनके बीच की डिस्टेंस अगर l है तो ये इलेक्ट्रिक डाइपोल बोलते थे इसको। वहां पे मैं सिर्फ डाइपोल बोल देता था, है ना, क्योंकि वहां पे इलेक्ट्रोस्टैटिक ही पढ़ा था हमने। अब तो मैग्नेट भी आ गया, तो हमें इसको पूरा लिखना पड़ेगा। ये इलेक्ट्रिक डाइपोल और ये बार मैग्नेट या मैग्नेटिक डाइपोल, क्लियर? अच्छा, अगर हम इसका डाइपोल मोमेंट बात करें तो याद होगा P बराबर होता था Q इंटू L,
2l मान लो या l मान लो, ठीक, मैंने l मान लिया। ऐसे यहां पे साउथ और नॉर्थ के बीच की डिस्टेंस अगर l है तो पहले तो यहां पे चार्ज होता है, चार्ज इंटू लेंथ। अब मैं यहां पे क्या लिखूं, तो इसके लिए एक पोल स्ट्रेंथ एक टर्म है, पोल स्ट्रेंथ, जिसको हमने ऐसे ही इमेजिन कर लिया, डिफाइन कर लिया। पोल की स्ट्रेंथ, यहां पे देखो कितना ज्यादा फील्ड प्रोड्यूस होगा, जितना ज्यादा इसका चार्ज होगा, चार्ज बढ़ा तो फील्ड बढ़ा। ऐसे यहां पे पोल जो है नॉर्थ और साउथ, इनकी स्ट्रेंथ अगर ज्यादा तो पोल स्ट्रेंथ, पोल स्ट्रेंथ इसको हम बोलेंगे प्लस, इसको बोलेंगे स्मॉल एम। ये प्लस और माइनस होगा। तो प्लस वाला नॉर्थ पोल का देखना, नॉर्थ पोल, इसकी पोल स्ट्रेंथ होगी प्लस एम। क्यों, मैंने बोला अभी नॉर्थ पोल इज इक्विवेलेंट टू पॉजिटिव चार्ज, याद है, साउथ पोल इज इक्विवेलेंट टू माइनस चार्ज, ऐसे लिख लेना। तो प्लस क्यू जो चार्ज है, यहां पर नॉर्थ पोल की जो पोल स्ट्रेंथ होगी, पोल स्ट्रेंथ स्मॉल एम, तो वो प्लस नॉर्थ पोल की होगी प्लस एम और साउथ पोल की होगी माइनस एम। इतना सिंपल है। देखो मतलब मैं यहां पे क्या लिख सकता हूं, मैं इसको ऐसे बना सकता हूं। देखो ये साउथ है तो मैं इसको लिख सकता हूं माइनस एम, जैसे यहां पे आपने माइनस क्यू लिख दिया। ऐसे ही डिस्टेंस एल पे यहां पे मैं लिख सकता हूं प्लस एम, मतलब ये कौन सा, देखो ये साउथ पोल और ये नॉर्थ पोल, तो इसका भी डाइपोल मोमेंट होगा। आपने सीखा भी है। और डाइपोल मोमेंट याद करो, करंट कैरिंग लूप का डाइपोल मोमेंट था म्यू, म्यू लिखा था मैंने उसको, म्यू बराबर करंट इंटू एरिया, म्यू बराबर आई इंटू एरिया। और अगर एन टर्न्स होते थे तो एन का मल्टीप्लाई कर देते थे, ठीक। अच्छा, ऐसे ही बार मैग्नेट का भी डाइपोल मोमेंट होता है। तो देखो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट इसको हम बोलते हैं, मैग्नेटिक। जैसे वहां पे इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, ये क्या है, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। ऐसे ही यहां पे मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट, इसको हम लोग कैपिटल एम लिखते हैं, ठीक। तो कैपिटल एम बराबर क्या लिखोगे बेटा, पोल, जैसे यहां पे लिखते थे कोई भी एक चार्ज और इनटू डिस्टेंस, ऐसे यहां पे कोई भी पोल स्ट्रेंथ, किसी की भी पोल स्ट्रेंथ का मैग्नीट्यूड इनटू डिस्टेंस, तो डिस्टेंस कितनी है एल। तो यहां पे P बराबर Q इंटू एल और यहां पे डाइपोल मोमेंट M बराबर M इंटू एल, ये याद रखना होगा हमें। अब इसकी डायरेक्शन बताओ, याद है इसकी डायरेक्शन, माइनस क्यू टू प्लस क्यू, याद है। इसकी डायरेक्शन बताओ, माइनस क्यू किसके इक्विवेलेंट है, साउथ पोल, तो इसकी डायरेक्शन साउथ टू नॉर्थ, क्लियर। तो डायरेक्शन हो जाएगी साउथ टू नॉर्थ। मतलब अगर मैं यहां पर रिप्रेजेंट करूं इसकी डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन, तो ये होगी ऐसी, ये देखो ऐसे बना लो इसको, ये हो गया एम वेक्टर। जैसे यहां पे आप पी वेक्टर बनाते तो ऐसे लिख देते, ये देखो पी वेक्टर, ऐसे यहां पे ये एम वेक्टर हो गया। तो आई थिंक इतनी बात आप लोग सभी लोग बिल्कुल समझ गए होंगे। देखो बेटा, अब हम लोग जल्दी से पढ़ते हैं, एक क्वेश्चन करते हैं। पहले तो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट कैसे निकालते हैं। जैसे मान लो ये हॉर्स शू मैग्नेट है, इसको बोलते हैं हॉर्स शू मैग्नेट, ऐसे यू शेप टाइप की होती है, ठीक। अगर ये एक मैग्नेट है और इसमें ये साउथ और ये नॉर्थ पोल है और ये माइनस एम पोल स्ट्रेंथ इसकी और प्लस एम इसकी पोल स्ट्रेंथ, इसकी रेडियस है आर, ये सेमी सर्कुलर है, ठीक। तो कह रहा है इसका डाइपोल मोमेंट बताओ, डाइपोल मोमेंट बताओ। तो इसका डाइपोल मोमेंट हो जाएगा एम बराबर कोई एक पोल स्ट्रेंथ और इनटू दोनों के बीच की मिनिमम डिस्टेंस, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, तो ये कितना है 2r, तो m इंटू एल, एल की जगह पे 2r हो गया। अब एक बात मैं आपको बता दूं, अब हमें सीखना है कटिंग ऑफ अ बार मैग्नेट। जब हम एक बार मैग्नेट को कट कर देते हैं तो क्या होता है, ठीक। तो सबसे पहले तो किसी बार मैग्नेट का जो पोल स्ट्रेंथ होता है वो उसके क्रॉस सेक्शन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, किसके, क्रॉस सेक्शन एरिया के। तो पोल स्ट्रेंथ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ द बार मैग्नेट, क्लियर। अब जैसे मान लो दो तरीके से, पहले तो ये देखो साउथ और ये नॉर्थ, इसकी एक्सिस ये होती है, पता है ना सबको, ये बार मैग्नेट की एक्सिस है। तो ये एक्सियल पोजीशन भी बोलते हैं इसको, ये इक्वेटोरियल पोजीशन परपेंडिकुलर होती है। तो अगर मैं अलोंग द एक्सिस कट कर दूं, अलोंग द एक्सिस कट कर दूं मतलब ऐसे कट कर दूं, तो बीच से दो पार्ट हो जाएंगे इसके, तो क्रॉस सेक्शन एरिया आधा आधा हो जाएगा, तो फिर पोल स्ट्रेंथ भी आधी आधी हो जाएगी। तो देखो एक ऊपर वाला पार्ट ये बना दिया मैंने साउथ और नॉर्थ, ऐसे यहां पे साउथ और नॉर्थ, देखो एरिया हो गया हाफ, तो पोल स्ट्रेंथ भी हो गई हाफ।
ऐसी इन दोनों की पोल स्ट्रेंथ हाफ। अब डाइपोल मोमेंट निकालो इसका, तो m/2 पोल स्ट्रेंथ इंटू लेंथ तो वही है, तो डाइपोल मोमेंट जो हो गया वो पहले वाली जो ओरिजिनल मैग्नेट थी, ओरिजिनल मैग्नेट का क्या होगा m इंटू एल, इसका देखो m/2 इंटू एल हो जाएगा, तो पहले वाली का हाफ, सेम इसका हाफ। अब देखो परपेंडिकुलर टू एक्सिस, अगर एक्सिस के परपेंडिकुलर कट करें मतलब इक्वेटोरियली कट करें तो क्या होगा, लेंथ हाफ हो जाएगी और एरिया तो दोनों का वही रहेगा। तो देखो साउथ, यहां ये साउथ, ये नॉर्थ, अरे सॉरी ये नॉर्थ था, सॉरी ये नॉर्थ था, और ये देखो ये कट किया हमने तो इसका साउथ ये है, यहां पे ऑटोमेटिकली नॉर्थ बन जाएगा क्योंकि इसमें भी कुछ लूप्स बचेंगे, इसमें भी कुछ लूप्स बचेंगे, ठीक। तो यहां पर मतलब लूप बचेंगे का मतलब नहीं समझे होंगे तो समझ लो। देखो ये एक मैग्नेट है, इसमें मैंने क्या बोला था कि इस तरीके से होता है जैसे कि बहुत सारे लूप्स हों, क्लियर, करंट कैरिंग लूप्स हों। तो अगर ये करंट कैरिंग लूप्स हैं बहुत सारे, ये अब देखो ये इसका साउथ नॉर्थ, तो ये ऐसे वो बनाओगे, ऐसे करोगे तो ये फील्ड ऐसे जाएगी, तो यहां नॉर्थ होगा, एग्जांपल दे रहा हूं उससे मत देखो, ये साउथ होगा इसका। अब अगर मैं इसको कट कर दूं, मान लो यहां से मैंने कट किया, तो देखो इसमें कितने लूप बचे, 3 बचे, इस मैग्नेट में 3 लूप बचे ऐसे, ठीक। तो इसका ये तो अभी इसका करंट कहां, इसका फील्ड कहां होगा, ऐसे ही होगा ना, तो ये नॉर्थ बनेगा और यहां से फील्ड लाइन निकल के इसमें यहां टर्मिनेट होगी, तो ये साउथ हो जाएगा, ठीक, मतलब एंटर करेगी। ऐसे ये वाला देखें तो इसका क्या होगा, इसमें कुछ लूप्स बचेंगे, 1 2 3 4 5 बचेंगे, 1 2 3 4 5 बचे। अब ये 5 बचे, अब इसको भूल जाओ, इसको देखो सेपरेट कर दिया ना, अलग अलग कर दिया, तो इस वाले में देखो फील्ड कहां होगी, ये होगी, तो यहां बन जाएगा नॉर्थ क्योंकि यहां से फील्ड निकलेगी और यहां टर्मिनेट होगी, तो ये साउथ। मतलब यहां पर जहां पे कट करते हैं वहां पे इस वाले पार्ट का देखो नॉर्थ था, तो इस वाले पार्ट में साउथ, और इस वाले पार्ट का ये साउथ है, तो यहां नॉर्थ ऑटोमेटिकली डेवलप हो जाएगा, क्लियर। तो ऐसे ही यहां पे देखो इसको कट किया, तो ये साउथ है, तो ये साउथ ही रहेगा और यहां पे नॉर्थ बन जाएगा। ऐसे इसको ये वाला पार्ट यहां नॉर्थ रहेगा और यहां पे बन जाएगा इसका साउथ, क्लियर। तो यहां पर क्या होगा, आप देखो इसका लेंथ हो गया हाफ, लेकिन एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन नहीं बदला, तो पोल स्ट्रेंथ भी नहीं बदलेगी, तो पोल स्ट्रेंथ m ही रहेगी, इसकी भी पोल स्ट्रेंथ m रहेगी। तो नया डाइपोल मोमेंट क्या आएगा इसका, m इंटू l/2, मतलब वही ओरिजिनल वाले का हाफ, इस मैग्नेट का जो डाइपोल मोमेंट है उसका हाफ, तो हाफ हो जाता है, इसमें हो जाता है डाइपोल मोमेंट के हाफ होने की वजह से, और इसमें हो जाता है लेंथ हाफ होने की वजह से। आई थिंक इतनी बात आप लोग समझ गए होंगे। देखो बेटा, अब हम पूरा जो बार मैग्नेट है वो क्यों बोला था मैंने कि बिल्कुल सरल है, वो इसलिए बोला था क्योंकि बार मैग्नेट को आप पूरा इलेक्ट्रिक डाइपोल से, बार मैग्नेट मतलब मैग्नेटिक डाइपोल, और उसको आप पूरा इलेक्ट्रिक डाइपोल से रिलेट कर सकते हो, एनालॉगस है बिल्कुल। देखो कैसे, सबसे पहले ये इलेक्ट्रिक डाइपोल ये -q ये +q, तो इसका डाइपोल मोमेंट देखो ये हो जाएगा p वेक्टर, ठीक। अब यहां ये सेंटर, ये डिस्टेंस l, यहां सेंटर से याद होगा, सेंटर से एक्सियल पोजीशन पे देखो, ये एक्सियल पोजीशन या इसी को बोलते हैं एंड ऑन पोजीशन, एंड मतलब इसके आगे, डाइपोल के आगे। तो एंड ऑन पोजीशन पे इलेक्ट्रिक फील्ड कहां होती थी, डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन में होती थी, और फॉर्मूला था, सबसे पहले फॉर्मूले आए थे ये तो, E बराबर 1/4πε0 2p/r3, याद है, जहां p बराबर क्या होता था, q इंटू एल, 2l या l जो भी हम मानते हैं। अब यहां पे डायरेक्शन क्या होती थी इसकी, अलोंग p वेक्टर, याद है, p वेक्टर, ये p वेक्टर है तो इसी की डायरेक्शन में, चाहे वो इस साइड हो या इस साइड भी होता पॉइंट, तब भी इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन p वेक्टर की डायरेक्शन में होती है, याद है। यहां पर 1/4πε0 आया, ये p आया, अलोंग p वेक्टर डायरेक्शन आई, बिल्कुल सेम टू सेम यही करना है। 1/4πε को रिप्लेस कर दोगे आप किससे, μ0/4π से, p को रिप्लेस कर दोगे इसका डाइपोल मोमेंट, उसको m, कैपिटल M वेक्टर से रिप्लेस कर दोगे, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट। तो बार मैग्नेट का देखो, ये साउथ, ये नॉर्थ, ये पोल स्ट्रेंथ, ये लेंथ l, और यहां सेंटर से r डिस्टेंस पे देखो एंड ऑन या एक्सियल पोजीशन पे, और फॉर्मूला लगाओ, इसका एक एनालॉगस बनाओ, तो इसकी जगह पे 1/4π की जगह पे क्या, μ0/4π, p की जगह पे m आ जाएगा और r की जगह तो r रहेगा, डायरेक्शन क्या हो जाएगी, इसमें था p वेक्टर के अलोंग और इसमें होगा m वेक्टर के अलोंग, खत्म। तो इसका बन जाएगा फॉर्मूला μ0/4π 2m/r3, बिल्कुल सेम इसका एनालॉगस। यहां ब्रॉड साइड पोजीशन मतलब इक्वेटोरियल पोजीशन,
तो यहां पर डाइपोल मोमेंट इसका कहां होगा, एम वेक्टर यहां होगा, और ये पॉइंट है, तो इसकी फील्ड इससे एनालोगस बना हुआ, तो इसकी फील्ड कहां होती है, माइनस, इसका डाइपोल मोमेंट ये है, इक्वेटोरियल पोजीशन पे फील्ड होती थी, एक्सियल वाले का 2 हटा दो, तो यहां पे 1/4πε0 P अपॉन आर क्यू, और P वेक्टर की ऑपोजिट होती थी, याद है, इस तरफ P वेक्टर यहां है, डायरेक्शन ये है, बिल्कुल ऐसे इसमें M वेक्टर के ऑपोजिट हो जाएगा मैग्नेटिक फील्ड। और फॉर्मूले में क्या, इसकी जगह पे μ/4π, P की जगह पे M। आई थिंक ये याद करना है आपको, याद कर सकते हैं। देखो बेटा, अब सबसे पहले तो मैं आपको पोल स्ट्रेंथ की यूनिट बता दूं। तो यूनिट ऑफ पोल स्ट्रेंथ, अभी आपको याद होगा कि बार मैग्नेट के लिए मैंने क्या लिखा था, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट इक्वल पोल स्ट्रेंथ इनटू लेंथ, याद है। तो पोल स्ट्रेंथ बराबर हो जाएगा मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट अपॉन लेंथ। अब मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट की यूनिट तो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट तो हमने उसमें भी पढ़ा था, लूप में, करंट कैरिंग लूप में क्या था, वी नो दैट फॉर अ लूप डाइपोल मोमेंट म्यू बोला था, म्यू या एम कुछ भी बोलो, आई इंटू एरिया, याद है। तो आई का एम्पियर, एरिया का मीटर स्क्वायर, यहां डाल दो, तो एम का हो जाएगा, डाइपोल मोमेंट का हो जाएगा एम्पियर मीटर स्क्वायर अपॉन लेंथ का मीटर, तो ये एम मतलब पोल स्ट्रेंथ, ठीक। तो ये मीटर से स्क्वायर खत्म हो जाएगा, तो यूनिट ऑफ पोल स्ट्रेंथ आ गई एम्पियर इंटू मीटर, ये एमकेएस सिस्टम में इसकी यूनिट हो गई, समझ गए। तो क्या होता है पोल स्ट्रेंथ की यूनिट, एम्पियर इंटू मीटर, ये लिखा हुआ है, ठीक। इसको मैं मिटा देता हूं। अब एक क्वेश्चन हम लोग करते हैं, बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है, देखो क्या क्वेश्चन है, समझो इसको। मैंने क्या किया, क्वेश्चन लिख दिया है, अब मैग्नेट इज 10 सेंटीमीटर लॉन्ग, तो ये मैग्नेट है, देखो इसकी लेंथ 10 सेंटीमीटर हो गई, पोल स्ट्रेंथ इज 120 सीजीएस यूनिट्स, पोल स्ट्रेंथ कितनी है 120 सीजीएस यूनिट्स, और 1 सीजीएस यूनिट इक्वल 0.1 एम्पियर मीटर। अभी बताइए यूनिट एम्पियर मीटर एमकेएस में होती है, तो इसकी पोल स्ट्रेंथ क्या हो जाएगी, एम बराबर 120 सीजीएस यूनिट्स है, हमें एमकेएस में चाहिए, तो सीजीएस यूनिट है 120, इसको हम कैसे कन्वर्ट करें, तो देखो ये लिखा है 1 सीजीएस यूनिट इक्वल 0.1, तो 120 को कैसे करोगे, 120 इंटू 0.1 एम्पियर मीटर, तो ये पोल स्ट्रेंथ आ गई हमारी 12 एम्पियर मीटर, क्लियर। अच्छा, अब देखो कह रहा है कि फाइंड द मैग्नेटिक फील्ड एट अ पॉइंट ऑन इट्स एक्सिस एट अ डिस्टेंस 20 सेंटीमीटर फ्रॉम इट। तो देखो अब डिस्टेंस कहां से आपको याद होना चाहिए, डाइपोल में जब भी डिस्टेंस बोलता है कि यहां से डिस्टेंस, इतनी डिस्टेंस में मैग्नेटिक फील्ड बताओ, एक्सियल पे या इक्वेटोरियल पे, तो कहां से होती है, ऑब्वियस सी बात है सेंटर से होती है। तो सेंटर से यहां एक्सियल पोजीशन पे 20 सेंटीमीटर दूर ये पॉइंट है, यहां पे मैग्नेटिक फील्ड बतानी है हमें। अब मैग्नीट्यूड बताना है, तो आप यहां पे साउथ मान लो, यहां पे नॉर्थ मान लो, या यहां नॉर्थ यहां साउथ मान लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। चलो मैंने यहां पे साउथ मान लिया, तो ये माइनस डाइपोल मोमेंट, माइनस पोल स्ट्रेंथ, और यहां पे मैंने नॉर्थ मान लिया, तो यहां पॉजिटिव पोल स्ट्रेंथ होगी, ठीक। अब यहां पे हम क्या फॉर्मूला लगाएं, तो कोई तो ये बोल सकता है कि यहां सर एक्सियल पोजीशन है, सीधा फॉर्मूला लगा दो, क्या होता था इलेक्ट्रिक फील्ड वाला, इलेक्ट्रिक डाइपोल वाला 1/4πε0 2p अपॉन आर क्यू, तो वहां पे 1/4π μ0/4π इंटू 2 कैपिटल M अपॉन आर क्यू, सही है। लेकिन ये गलत हो जाएगा, क्योंकि आपको याद होगा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में मैंने बताया था कि ये वाले फॉर्मूले जो है वो अप्रोक्सीमेट करके किए गए हैं, मतलब ये शॉर्ट डाइपोल के लिए है, मतलब ये जो लेंथ है ना L, और ये जो डिस्टेंस है R, ये डिस्टेंस क्या होती है R, और ये लेंथ है L, R बहुत बड़ा होता है, या फिर ऐसे बोलते हो कि L बहुत छोटा होता है R से, क्लियर, तब के लिए वैलिड है वो, लेकिन यहां तो नहीं है, L है देखो 10 और डिस्टेंस है 20, ये कहां से, ये तो नेग्लिजिबल नहीं है ना L, तो इसमें हमें पूरा फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। तो देखो कैसे अब हम करें, बहुत सरल है। अच्छा ये बताओ, एक प्लस क्यू की वजह से R डिस्टेंस पे फील्ड कहां होती है, P पॉइंट पे, अवे फ्रॉम प्लस क्यू, है ना, और याद करो पॉइंट चार्ज की वजह से फील्ड 1/4π क्यू अपॉन आर स्क्वायर, माइनस क्यू होता तो इसी तरफ। ऐसे ही अगर मैं डाइपोल मोमेंट पोल स्ट्रेंथ ले लूं, तो पोल स्ट्रेंथ प्लस एम ले लिया, तो प्लस एम से आर डिस्टेंस पर जो फील्ड होगा क्या होगा, अवे फ्रॉम प्लस एम, यहां इलेक्ट्रिक फील्ड और यहां पे ये मैग्नेटिक फील्ड। फॉर्मूला, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला देखो, मैं पूरा एनालॉगस कर रहा हूं, इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला होता था 1/4πε0 क्यू अपॉन आर स्क्वायर, प्लस क्यू की वजह से दूर की ओर और माइनस क्यू की वजह से टुवर्ड्स माइनस क्यू, तो इसकी वजह पोल स्ट्रेंथ ये प्लस एम है, तो इसकी वजह से बी बराबर क्या हो जाएगा, पॉइंट पोल है, पॉइंट पोल है, छोटा सा पोल स्ट्रेंथ है, इसकी वजह से
म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, 1/4 पाई, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, क्यू की जगह पे एम अपॉन आर स्क्वायर, ये इसका फॉर्मूला हो गया। और कहां, अवे फ्रॉम प्लस एम और टुवर्ड्स माइनस एम। क्लियर? तो यहां पर प्लस एम की वजह से यहां पे फील्ड देखो इस तरफ आएगा B1, और माइनस एम की वजह से यहां फील्ड इस तरफ आएगा B2, और यहां नेट फील्ड हो जाएगा, देखो प्लस एम के पास है ये पॉइंट, तो इस तरफ ये वाला फील्ड बड़ा होगा B1 और B2 छोटा होगा, तो नेट फील्ड आ जाएगा इस तरफ B। क्लियर? तो B कैसे निकाले हम, B1 माइनस B2 तो नेट फील्ड, नेट मैग्नेटिक फील्ड एट P क्या हो जाएगा बेटा, B बराबर B1 माइनस B2। B1 क्या है, प्लस एम की वजह से, तो क्या होता है फॉर्मूला, B1 की वैल्यू दोनों में पहले तो म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आएगा, बाहर कर लें, ये है ना फॉर्मूला, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई दोनों में आएगा, एम भी दोनों में आएगा, तो एम भी कर लो बाहर। अब B1 तो 1 अपॉन इसकी डिस्टेंस का स्क्वायर, तो इसकी डिस्टेंस तो यार यहां से कितनी होगी, यहां है ना पोल, तो यहां से ये डिस्टेंस होगी कितनी, ये 5 है और ये 20 है, 15 आएगी, तो 15 सेंटीमीटर, मतलब 1 अपॉन 0 मीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा, 0.15 का स्क्वायर माइनस 1 अपॉन, अब इसका डिस्टेंस तो 20 तो ये और 5 ये 25, तो 0.25 का स्क्वायर। आई थिंक अब इसको सब लोग सॉल्व कर सकते हैं। क्लियर? तो ये पूरा प्रोसेस ध्यान रखना है कि अगर ये शॉर्ट है तो ही हम वो वाले फॉर्मूले लगाएंगे, नहीं तो ये प्रोसेस फॉलो आपको करना होगा। देखो बेटा, अब ध्यान से समझना इसको ये भी हम लोग पढ़ चुके हैं, पूरा एनालॉगस है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का। टॉर्क ऑन अ बार मैग्नेट या मैग्नेटिक डाइपोल, एक ही बात है, कैप्टन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। ठीक, अब आपको याद होगा एक इलेक्ट्रिक डाइपोल पे हमने टॉर्क निकाला था, इलेक्ट्रिक डाइपोल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, तो टाउ का फॉर्मूला था पीई साइन थीटा, याद है, और पी क्रॉस ई, और ये टॉर्क करता क्या था, डाइपोल को घुमा के इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में लेके आने की कोशिश करता था। और याद करो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी पूरी डिफाइन किया था, इन्फिनिटी से लेके आते हैं, पूरा बताया था। ठीक, तो पोटेंशियल एनर्जी थी माइनस पीई कॉस थीटा, या डॉट फॉर्म में लिखे तो यू बराबर माइनस पी डॉट ई। क्लियर? बिल्कुल सेम फॉर्मूले यहां पे, पीई साइन थीटा की जगह पे यहां पे देखो ये मैग्नेटिक डाइपोल रख दिया हमने, बार मैग्नेट शॉर्ट में बनाया है मैंने, लाइन बना दी है, ये प्लस एम ये माइनस एम, यहां देखो प्लस क्यू पर इलेक्ट्रिक फील्ड में फोर्स लगता था क्यूई, प्लस क्यू पे इन द डायरेक्शन ऑफ फील्ड, यहां पे प्लस डाइपोल प्लस पोल स्ट्रेंथ है, तो इस पे मैग्नेटिक फील्ड में फोर्स लगेगा प्लस एम बी, क्यूई की जगह एम बी, क्यू की जगह एम आ गया, ई की जगह बी आ गया, सब कुछ वही होगा, तो फोर्स यहां लग गया, इस पे फोर्स यहां लग गया, डाइपोल मोमेंट देखो माइनस एम से प्लस एम ये हो गया, ये दोनों फोर्स मिलके क्या प्रोड्यूस कर रहे हैं, टॉर्क। कितना निकालेंगे टॉर्क हम, तो यहां से इसको मिला दो, यहां से इसको मिला दो, देखो ये फोर्स और ये फोर्स की लाइन ऑफ एक्शन हो गई दोनों की, ये और इनके बीच की परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये है, कितनी है, देखो ये एल है, ये एल मान लेते हैं, तो ये क्या होगा थीटा, ये भी थीटा है, तो ये हो जाएगा एल साइन थीटा। क्लियर? तो यहां पर टॉर्क का टॉर्क आ जाएगा, इसमें देखो टॉर्क टाउ बराबर कोई एक फोर्स, कोई ये दोनों कपल बना रहे हैं, तो कोई या तो ये ले लो या फिर ये ले लो, कोई एक फोर्स इनटू दोनों फोर्सेस के बीच की परपेंडिकुलर डिस्टेंस, याद है ना, लाइन ऑफ एक्शन के बीच की परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो एम बी, ये भी एम बी, तो एम बी और इनटू बीच की डिस्टेंस देखो एल साइन थीटा। क्लियर? तो टाउ बराबर, अब ये देखो एम और ये एल, तो एम इंटू एल हो जाएगा इसका डाइपोल मोमेंट, क्या होता है कैपिटल एम, तो कैपिटल एम इंटू बी साइन थीटा। क्लियर? तो ये हो गया टाउ बराबर एम बी साइन थीटा, वेक्टर फॉर्म में लिखोगे तो टाउ बराबर एम क्रॉस बी। क्लियर? चलो भैया, अब देखो, अब इसमें अगर थीटा बराबर 0 हो जाए, थीटा बराबर 0 हो जाए, मतलब ये टॉर्क कर क्या रहा है, ये इसको ऐसे घुमा रहा है, देखो ना ऐसे घुमाएगा, तो जब थीटा 0 हो जाएगा तो टॉर्क भी 0 हो जाएगा, तो ये इफ थीटा इक्वल 0 देन टाउ बराबर 0, ये होता है स्टेबल इक्विलिब्रियम, याद है, स्टेबल इक्विलिब्रियम सबको याद होगा, मैंने बहुत डिटेल में बताया था। चलो इफ थीटा इक्वल 90 डिग्री, तो याद करो टाउ बराबर मैक्स होता था, है ना, तो टाउ बराबर एम बी साइन 90, मतलब मैक्सिमम टॉर्क, मैक्सिमम टॉर्क। ओके, और अगर थीटा बराबर 180 डिग्री होता था,
तब भी टाउ बराबर 0, क्योंकि एम बी साइन 180 साइन 180 साइन 90 प्लस 90 cos 90 0, तो 0। ये भी इक्विलिब्रियम है, देखो टॉर्क 0 तो इक्विलिब्रियम, यहां टॉर्क 0 तो ये भी इक्विलिब्रियम, लेकिन ये अनस्टेबल इक्विलिब्रियम था, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। क्लियर? अच्छा ऐसा क्यों था? तो इसको स्टेबल अनस्टेबल आपको याद होगा, मैंने पोटेंशियल एनर्जी डिफाइन किया था। तो पोटेंशियल एनर्जी देखते हैं, U बराबर, इसको डेराइव नहीं करना है, इसको डायरेक्ट लिखना है। देखो इसमें P की जगह M आ गया और E की जगह B आ गया और थीटा की जगह थीटा है। पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला देखो, U बराबर इसका हो जाएगा माइनस का MB cos थीटा, या डॉट में लिखोगे तो माइनस का M डॉट B। क्लियर? अब फिर वही केस फर्स्ट, इफ थीटा इक्वल 0, चलो थीटा 0 तो U 0 बोल दे रहे, U 0 बराबर cos 0 1 माइनस का MB। ठीक, देखना अभी। चलो इफ थीटा बराबर 90 डिग्री, तो U 90 बराबर cos 90 0 हो जाएगा। ठीक, पोटेंशियल एनर्जी 0 हो गई। चलो इफ थीटा इक्वल 180 डिग्री, अब बताओ, तो U 180 हो जाएगा cos 180 माइनस 1, तो प्लस हो जाएगा, प्लस का MB। तो यहां पर ये पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम, ये खुद लिखोगे तुम लोग, 180 पे पोटेंशियल एनर्जी देखो मैक्सिमम है, और मिनिमम देखो नेगेटिव में मैक्सिमम, नेगेटिव में मैक्सिमम मतलब मिनिमम, तो ये मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी है, तो ये स्टेबल है, वही यहां पे लिखा है, और ये अनस्टेबल है। क्लियर? यहां तो इक्विलिब्रियम ही नहीं है, यहां इक्विलिब्रियम नहीं है। देखो ये 90 वाला, मैं यहां तो टॉर्क लग रहा है, इक्विलिब्रियम तो होगा ना टॉर्क 0 हो। तो आई थिंक ये बात सब लोग 100% समझ गए होंगे। अब आप देखो, ये बिल्कुल लिख लो, टाउ बराबर एम बी साइन थीटा, ये हमें याद रखना है। अब बेटा आपको याद है हमने एक फॉर्मूला निकाला था टाइम पीरियड का, ऑसिलेशन ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, उसका टाइम पीरियड का फॉर्मूला था T बराबर 2 पाई अंडर रूट I अपॉन एम बी, I अपॉन पीई, I अपॉन पीई। देखो एक बार आपको रिमाइंड करा देते हैं हम, किसका है? टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन। तो याद करो, इलेक्ट्रिक फील्ड में जब हम ये इलेक्ट्रिक डाइपोल रखते थे, देखो ये डाइपोल मोमेंट, ये थीटा एंगल, और यहां पे ये लगता था QE, यहां लगता है QE, ये माइनस Q है ना, और इसको यहां इक्विलिब्रियम ये भी आ रहा, इस स्टेबल इक्विलिब्रियम, इसको थोड़ा सा डिस्प्लेस करके छोड़ो तो ये ऐसे ऐसे ऑसिलेट करता था, है ना। तो वही यहां पे अगर मैग्नेटिक फील्ड में करें तो इसका टाइम पीरियड क्या था? T बराबर 2 पाई अंडर रूट I, मतलब मोमेंट ऑफ इनर्शिया, अपॉन PE, जहां P डाइपोल मोमेंट और E ये इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो अगर मैं ऐसा ही मैग्नेटिक फील्ड में कर दूं, मैग्नेटिक फील्ड में ये प्लस M, तो इस पे ये प्लस M भी लगता है, M भी लगता है इन द डायरेक्शन ऑफ फील्ड, और ये माइनस M है अगर, तो इस पे भी M भी लगता है ऑपोजिट टू फील्ड, और ये थीटा। तो अब मैंने क्या किया, देखो इसको यहां पे किया और इसको थोड़ा सा डिस्प्लेस कर दिया थीटा एंगल पे और छोड़ दिया। अब इस पे टॉर्क लगेगा, और टॉर्क लगेगा तो वो क्या करेगा, इसको रिस्टोर करेगा यहां, लेकिन ये रुक नहीं पाएगा, यहां पे इसका एंगुलर वेलोसिटी मैक्स होगी, तो ये दूसरी साइड जाएगा, तो टॉर्क फिर से इसको यहां रिस्टोर करेगा तो वहां रुक जाएगा, जितने थीटा छोड़ोगे उतने ही थीटा पे रुक जाएगा, और ये ऐसे ऐसे ऑसिलेट कर रहेगा। ठीक, तो स्मॉल एंगल के लिए हमें इसका ऑसिलेशन का क्या निकालना है? टाइम पीरियड निकालना है। तो इसमें तो ये होता था, इसमें क्या आना चाहिए? तो T बराबर 2 पाई अंडर रूट I, मोमेंट ऑफ इनर्शिया तो वही रहेगा, अपॉन PE, तो P की जगह पे आएगा डाइपोल मोमेंट M, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट, और इलेक्ट्रिक फील्ड की जगह मैग्नेटिक फील्ड, ये होता है। तो ये डेराइव भी कर सकते हैं, तो चलो कर देते हैं, इसको डेराइव कर देते हैं। ठीक, ये है इसका M, ये थीटा है, तो टाउ बराबर बोलो, टॉर्क बराबर हो जाएगा क्या? माइनस PE साइन थीटा, थीटा एंगल में डिस्प्लेस किया, थोड़ा छोटा है ये थीटा। ठीक, तो टाउ बराबर P, माइनस क्यों? क्योंकि ये रिस्टोर करता है, याद करो हमेशा वहां पे माइनस लगाते थे अपन लोग SHM में। तो यहां पे टाउ की जगह पे लिख दो I अल्फा बराबर माइनस PE, और साइन थीटा की जगह पे लिख दो थीटा। क्यों? क्योंकि थीटा बहुत छोटा है, स्मॉल ऑसिलेशन है। तो हमें पढ़ना क्या है? पढ़ना है हमें टाइम पीरियड ऑफ मैग्नेटिक डाइपोल इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड फॉर स्मॉल ऑसिलेशंस, ये ध्यान रखना। ठीक, ये हेडिंग है इसकी। तो ये अल्फा क्या है? एंगुलर एक्सेलरेशन, तो अल्फा बराबर हो जाएगा माइनस टाउ बराबर यहां पे PE नहीं,
एम बी, अभी डिराइव किया है, माइनस एम बी। तो यहां पे अल्फा बराबर हो जाएगा माइनस एम बी अपॉन आई और इंटू बेटा थीटा। तो देखो अल्फा बराबर माइनस ओमेगा स्क्वायर इंटू थीटा, याद है? तो ये प्रूफ हो गया कि ये एसएचएम है। तो इसकी एंगुलर फ्रीक्वेंसी ओमेगा स्क्वायर कंपेयर कर दो एम बी अपॉन आई, तो ओमेगा बराबर अंडर रूट एम बी अपॉन आई। तो फिर टाइम पीरियड टी बराबर 2 पाई अपॉन ओमेगा, तो टी बराबर 2 पाई अपॉन ओमेगा की जगह पे अंडर रूट एम बी अपॉन आई, तो ये हो जाएगा अंडर रूट आई अपॉन एम बी। क्लियर? कितना सिंपल है। अब इसी में एक और क्वेश्चन देखो कैसे करते हैं। मान लो हमसे कहे वो, ये तो समझ गए होंगे, ये फॉर्मूला याद रखना है। इसी में एक क्वेश्चन करते हैं हम लोग। उसने हमसे बोला कि एक मैग्नेट है, ये एक मैग्नेट है, ठीक बेटा। इसका ये देखो पोल स्ट्रेंथ, इसका पोल स्ट्रेंथ ये साउथ मान लेते हैं, ये नॉर्थ मान लेते हैं, ठीक। ये माइनस स्मॉल एम और ये प्लस स्मॉल एम। इसका डाइपोल मोमेंट क्या होगा? इस तरफ होगा एम। तो कह रहा है एक मैग्नेट को जब हम यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में ऑसिलेट कराते हैं तो इसका टाइम पीरियड टी है। टाइम पीरियड बराबर टी। अब क्वेश्चन क्या है? कह रहा है कि इफ, क्वेश्चन क्या है मैं क्वेश्चन बोल देता हूं पूरा। इफ आ बार मैग्नेट is made to oscillate in uniform magnetic field B, its time period is T. If the magnet is cut in two equal parts, ऐसे परपेंडिकुलर टू एक्सिस, एक्सिस के परपेंडिकुलर दो इक्वल पार्ट्स में कट कर दिया और दोनों को एक दूसरे के ऊपर रख दिया पैरेलली, मतलब ऐसे जोड़ दिया। देखो एक ये मैग्नेट बनेगी, आधी ये बनेगी और आधी यहीं पे, तो ऐसे और रख दिया, ऐसे रख दिया, ठीक। कह रहा है अब ऐसे रख दिया हमने, तो इसकी लेंथ देखो कितनी थी, L। कह रहा है अब इन दोनों का जो कॉम्बिनेशन है, इसको हमने उसी मैग्नेटिक फील्ड में ऑसिलेट कराया, तो बताओ इसका टाइम पीरियड क्या होगा, T डैश बराबर क्या होगा। तो सबसे पहले तो इसकी लेंथ बताओ, तो लेंथ हो जाएगी इसकी L/2, ठीक। अच्छा ये ऊपर वाला पोल स्ट्रेंथ कितना रहेगा, ये वाला पोल स्ट्रेंथ कितना रहेगा। ऐसे कट किया है आपने ऐसे, तो क्या क्रॉस सेक्शन एरिया बदला? नहीं बदला, तो पोल स्ट्रेंथ नहीं बदलेगी। तो इसकी पोल स्ट्रेंथ भी एम, इसकी पोल स्ट्रेंथ भी एम, इसकी माइनस एम, इसकी माइनस एम। तो अब पहले तो इस पूरी मैग्नेट का क्या निकालो, डाइपोल मोमेंट निकालो। तो नया डाइपोल मोमेंट एम डैश बराबर, अब बेटा देखो यहां क्रॉस सेक्शन एरिया डबल नहीं हो जाएगा, जब तुम यहां ऐसे कट करके इसको ऊपर रख दोगे तो एरिया डबल हो जाएगा। तो पोल स्ट्रेंथ जो होगा एम डैश मान ले रहे, एम डैश इंटू लेंथ L/2। क्लियर? तो देखो नया डाइपोल मोमेंट एम डैश, जैसे इसमें m बराबर अगर निकालो तो बताओ क्या आएगा, इसका जो m आएगा वो होगा m इंटू एल। हाँ बेटा देखो इतना समझ गए थे। अब देखो अगर मैं इसका m निकालूं तो इसका m आएगा पोल स्ट्रेंथ इंटू लेंथ, तो ml हो गया। तो इसका टाइम पीरियड कितना होगा अगर मैं ऐसे ऐसे ऑसिलेट कराऊं इसको, तो t बराबर होगा 2 पाई अंडर रूट आई अपॉन एम बी। क्लियर? आई क्या है? इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो इस रॉड का, रॉड की तरह होगा ना, ये रॉड ऐसे ऐसे ऑसिलेट कर रही है, तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या आएगा, ml²/12। तो आई हो गया इसका ml²/12, ठीक है। तो यहां रख देंगे m, रख देंगे b, रख देंगे। अब मैंने इसी को जो कट किया यहां पे डाला, तो इसकी लेंथ L/2। अब इसका नया डाइपोल मोमेंट निकालो, तो नया डाइपोल मोमेंट जो m डैश होगा वो इसकी नई पोल स्ट्रेंथ स्मॉल m डैश इंटू लेंथ, लेंथ हो गई L/2। तो नई पोल स्ट्रेंथ क्या होगी? अब सोचो, मैंने बोला एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन डबल हो गया, तो नया पोल स्ट्रेंथ इसका वो भी डबल हो जाएगा। तो इसका m था तो इसका हो जाएगा 2m, इसका भी 2m। क्लियर? और प्लस माइनस आपको मैंने ये बता दिया, ये साउथ था, ये नॉर्थ था, तो ये माइनस और ये प्लस। तो पोल स्ट्रेंथ डबल हो, क्यों? क्योंकि एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन डबल हो गया। तो इसका m डैश नया डाइपोल मोमेंट होगा नया पोल स्ट्रेंथ इंटू लेंथ, तो जो 2m इंटू L/2, यार 2 से 2 कट गया, m तो वही रहा, डाइपोल मोमेंट तो पहले ही वाला रहा। अब टाइम पीरियड बताओ, तो T डैश बराबर 2 पाई अंडर रूट आई डैश अपॉन m डैश इंटू b। मोमेंट ऑफ इनर्शिया ही बदल जाएगा। तो नया मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैसे निकालोगे? वो हो जाएगा फिर वही। अब ये समझ लो, इसका मास तो अभी भी वही है, देखो मास m0 मान रहा हूं मैं, तो क्या इसको कट करके इसको यहां रखने से मास बदल जाएगा क्या? नहीं, मास अभी भी वही है, m0 ही है। तो I बराबर, I डैश बराबर अभी भी m0 इंटू L स्क्वायर, लेकिन L हो गई हाफ,
कट करके ऐसे रख दिया तो L हाफ हो गया, तो एम नॉट एल स्क्वायर L/2 का स्क्वायर अपॉन 12, तो ये हो जाएगा एम नॉट एल स्क्वायर बाई 48, मतलब इसको 4 इंटू 12 लिख दो, तो एम नॉट एल स्क्वायर बाई 12, तो ये हो जाएगा इसका पहले वाला मोमेंट ऑफ इनर्शिया, उसका 1/4। यहां पे टाइम पीरियड में डाल दो इसको, तो टाइम पीरियड हो जाएगा नया टी डैश बराबर 2 पाई रूट आई डैश अपॉन एम डैश इंटू बी, आई डैश में I/4 और एम डैश में एम इंटू बी। अब इसका 4 का 2 बाहर आ जाएगा, तो बाकी जो बचेगा वो होगा ये ये वाला टाइम पीरियड, तो टाइम पीरियड T/2 आ जाएगा इसका। आई थिंक ये बात आप लोग समझ गए होंगे। देखो बेटा, एक क्वेश्चन है, कह रहा है कि अ बार मैग्नेट हैविंग डाइपोल मोमेंट, डाइपोल मोमेंट इसका कैपिटल एम दिया है 10⁻⁻⁴ जूल पर टेस्ला, ठीक, इज फ्री टू रोटेट ना हॉरिजॉन्टल प्लेन। बहुत बढ़िया, हॉरिजॉन्टल प्लेन में एक मैग्नेट है, वो फ्री है रोटेट करने के लिए। अब वहीं पे कह रहा है कि एक मैग्नेटिक फील्ड है बी बराबर, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड कितनी है 4 इंटू 10⁻⁵ टेस्ला, क्लियर, एग्जिस्ट इन स्पेस, फाइंड वर्क डन। देखो वर्क डन पता करना है टू रोटेट द मैग्नेट स्लोली, ये ध्यान रखना, स्लोली फ्रॉम अ डायरेक्शन पैरेलल टू मैग्नेटिक फील्ड। मतलब ऐसा कुछ है, देखो पहला केस ये है कि मैग्नेट ऐसे रखी हुई है पैरेलल, मतलब इसका डाइपोल मोमेंट ये है, क्लियर, और फील्ड भी देखो यही है, तो अभी थीटा कितना हो जाएगा 0 डिग्री, एम और बी के बीच का एंगल थीटा 0 हो जाएगा। तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी बता दो, U0 बराबर -mb cos 0, सही है। अच्छा, अब वो कह रहा है इसको घुमा दिया हमने, घुमाया धीरे धीरे, देखो ऐसे ऐसे घुमा रहा है 60 डिग्री एंगल तक, तो यही जब 60 डिग्री पे आ जाएगा तो ये डायग्राम बन जाएगा हमारा, देखो ऐसे बन जाएगी ये डाइपोल मोमेंट, है ना, ये डाइपोल मोमेंट यहां आ जाएगा और बी तो यही रहेगा, तो ये 60 डिग्री हो गया। अब बताओ इसकी पोटेंशियल एनर्जी, तो U 60 डिग्री यार क्या होता है -mb cos थीटा, तो cos 60। कह रहा है वर्क डन बताओ, हमें तो पता है वर्क डन। अब किससे वर्क डन, एक्सटर्नल एजेंट का वर्क या मैग्नेटिक फील्ड का वर्क। याद करो इलेक्ट्रिक फील्ड में भी ऐसे ही हुआ था, वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट और वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फील्ड। तो यहां पर वो कह रहा है कि एक्सटर्नल एजेंट का वर्क बता दो, नहीं वो क्लियर शब्दों में लिखता है वो, तो यहां पे मैं बता देता हूं आपको, इसने बोला है एक्सटर्नल वर्क बता दो, तो W एक्सटर्नल बराबर डेल्टा U, और W इलेक्ट्रिक फील्ड या मैग्नेटिक फील्ड बराबर -ΔU, तो W एक्सटर्नल हो जाएगा डेल्टा U मतलब U60 फाइनल U माइनस इनिशियल U0, तो W एक्सटर्नल W बराबर हो जाएगा U60 माइनस mb cos 60 माइनस, और ये वाला हो जाएगा -mb cos 0, क्लियर। अब आपको क्या करना है इसमें, दोनों mb तो वैल्यू पता है हमें, और 60 और 0 cos 0 की वैल्यू 1, सॉल्व कर दो इसको, आंसर आ जाएगा जूल में। देखो बेटा ये क्वेश्चन है, कह रहा है कि अ मैग्नेट ऑफ डाइपोल मोमेंट m इज रिलीज्ड इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड B फ्रॉम दिस पोजीशन। मतलब ये मैग्नेटिक फील्ड है यूनिफॉर्म और ये मैग्नेट है, ठीक, तो इसका देखो डाइपोल मोमेंट ये दिया है m, मतलब ये साउथ होगा ये नॉर्थ होगा, साउथ टू नॉर्थ मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट हो गया कितना m, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड भी दिया है B, और ये देखो 120 डिग्री एंगल दिया है। अब वो कह रहा है, देखो क्या कह रहा है, वो कह रहा है कि इसको रिलीज कर दिया यहां से, रेस्ट से रिलीज किया हमने इन फिगर, फाइंड इट्स काइनेटिक एनर्जी एट थीटा इक्वल 0, थीटा इक्वल 0, अभी देखो थीटा 120 है, थीटा 0 हो जाएगा, मतलब ये ऐसा हो जाएगा, ठीक। अब ये बताओ इसको हमने छोड़ दिया तो क्या इसकी एनर्जी लॉस होगी क्या, कोई एक्सटर्नल डिसिपेटिंग फोर्स है क्या, नहीं है, इसका मतलब एनर्जी कंजर्व होगी, तो एनर्जी कंजर्व करा देते, तो यहां पे करा रहा हूं मैं एनर्जी कंजर्व, ठीक है। तो अभी यहां पे ये थीटा कितना है 120 डिग्री, तो इसकी काइनेटिक एनर्जी कितनी है 0, तो K प्लस U काइनेटिक प्लस पोटेंशियल बराबर K प्लस U, तो ये वाला 120 डिग्री पे है और ये वाला 0 डिग्री पे है, क्लियर। तो काइनेटिक एनर्जी अभी 0 है, प्लस अब पोटेंशियल एनर्जी इस सिचुएशन में हमें पता है -mb cos थीटा, तो -mb cos 120 डिग्री बराबर K, यहां पर K वो हमें निकालनी है, तो चलो इसको K इनिशियल लिख दे रहे, इसको K फाइनल लिख दे रहे, U इनिशियल लिख दे रहे, इसको फाइनल लिख दे रहे, ठीक। तो K फाइनल और प्लस बेटा U फाइनल मतलब 0 डिग्री पे, तो माइनस
फिर वही माइनस एम बी कॉस 0। क्लियर, डाल दो इसको वैल्यू। तो माइनस एम बी कॉस 120, तो माइनस हाफ होता है, तो माइनस हाफ बराबर के फाइनल हमें निकालना है, और प्लस माइनस का ये एम बी आ जाएगा। ठीक, तो देखो इससे आ जाएगा के फाइनल बराबर, ये माइनस एम बी इधर जाएगा तो प्लस एम बी हो जाएगा। और देखो ये कितना है, ये है हाफ एम बी प्लस का, तो 3/2 एम बी, ये हो गई इसकी काइनेटिक एनर्जी। ठीक, कैलकुलेशन भी सही है, हाँ कोई दिक्कत तो नहीं है, आई थिंक सब लोग समझ गए होंगे। अब देखो सेकंड पार्ट कह रहा है इट्स मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ड्यूरिंग रोटेशन। तो जब ये यहां से देखो, यहां से ये ऐसे क्यों आएगा, पहले तो ये बताओ। रिस्टोरिंग टॉर्क, याद है ना, तो पी एम क्रॉस बी की जगह, तो एम क्रॉस बी मतलब ऐसा, तो ये ऐसे घुमाएगा इसको, एम क्रॉस बी ऐसे घुमा देगा इसको। ठीक, तो जब ये ऐसे घूम के यहां आएगा तो सोचो ये टॉर्क इसको रोटेट करा रहा है, मतलब इसकी एंगुलर वेलोसिटी गेन करेगा ये ऐसे, समझ गए। यहां ये स्टेबल इक्विलिब्रियम है, पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम होती है तो काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम होगी। तो यहां इसकी काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम हो जाएगी। क्यों? क्योंकि जब ये यहां से ऐसे रोटेट करेगा तो टॉर्क इसका सपोर्ट कर रहा है, घुमा रहा है, तो यहां तक तो ये एक्सेलरेट होगा और फिर यहां एंगुलर वेलोसिटी गेन कर लेगा, और उसके बाद पता है क्या होगा, फिर ये वापस जाएगा ऐसे, तो वापस फिर से ये 120 डिग्री तक चला जाएगा, मतलब यहां से फिर से ये 120 डिग्री पे जाएगा और यहां फिर से रुक जाएगा। और इस तरीके से इस रेंज में ये क्या करता रहेगा, ऐसे 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 120, यहां से 120 ऊपर 120 नीचे ऑसिलेट करता रहेगा। लेकिन इसमें थीटा तो बहुत बड़ा है, अभी मैंने प्रूफ किया था एसएचएम होता है, लेकिन उसके लिए थीटा बराबर 0 बहुत नेग्लिजिबल होना चाहिए, बहुत कम होना चाहिए, तभी तो हम साइन थीटा बराबर थीटा लिख सकते हैं। तो ये एसएचएम तो नहीं हो रहा है, कोई बात नहीं, लेकिन यहां मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी पूछ रहा है वो, तो यहां से यहां तक के लिए फिर वही कर दो काइनेटिक एनर्जी कंजर्वेशन। तो क्या करेंगे हम, के इनिशियल प्लस यू इनिशियल बराबर के फाइनल प्लस यू फाइनल। के इनिशियल 0, यहां 0, ठीक है। अब क्या पूछ रहा था, देखो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ड्यूरिंग मोशन, तो मैक्स, एक मिनट, इस काइनेटिक एनर्जी है थीटा इक्वल 90 डिग्री पूछा था इसमें बेटा। ये वाला जो मैंने इसमें फाइनल वाली सिचुएशन ये ले ली है, तो यहां पर जो काइनेटिक एनर्जी आई है ये पार्ट एक्चुअली मैंने सेकंड वाला सॉल्व कर दिया है। ठीक, फर्स्ट वाला पार्ट अब मैं यहां पे कर देता हूं, थीटा बराबर 90 पे, मतलब जब ये यहां से यहां आएगा तब के लिए पूछ रहा है, तो कोई दिक्कत नहीं है, यहां पे कॉस 0 की जगह 90 डाल देना। अगर मैंने 0 डाला है तो समझो यहां से पूरा यहां तक एक्सेलरेट हुआ है, और जैसे ही इसको क्रॉस करेगा तो फिर से रिटार्डेशन शुरू हो जाएगा, मतलब काइनेटिक एनर्जी कम होने लगेगी और यहां पे आके फिर से 0 हो जाएगी। मतलब मैक्सिमम कहां है, थीटा बराबर 0 पे काइनेटिक एनर्जी। तो ये थीटा मैंने देखो 0 डाला है, तो ये सेकंड पार्ट हो गया मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी, और ये वाला यहां पे थीटा 90 डाल दोगे तो आपका फर्स्ट वाला पार्ट आ जाएगा। तो 0 प्लस यू आई कितना, यही माइनस का एम बी माइनस एम बी कॉस 120 बराबर के फाइनल, तो के फाइनल ये आएगा 90 डिग्री पे, यहां पे जब ये 90 डिग्री हो जाएगा। ठीक, और प्लस यू फाइनल एम माइनस का एम बी कॉस 90, तो ये तो 0 हो जाएगा। तो देखो के फाइनल आ गया, यहां पे क्या आ गया, माइनस एम बी और कॉस 120, मतलब एम बी बाई 2 आ जाएगा, एम बी बाई 2। ठीक, तो इससे देखो ये एम बी बाई 2 है 90 डिग्री पे, फिर यहां पे आया तो देखो ये हो गई कितनी, 3/2 एम बी, मतलब उसका 3 टाइम्स हो गया। क्लियर, तो ये समझ में आ गया। अब देखो विल इट परफॉर्म एसएचएम, नहीं ये एसएचएम नहीं है क्योंकि थीटा इसमें नेग्लिजिबल नहीं है। अब एसएचएम ऑसिलेशंस, यस ऑसिलेशन तो करेगा ये, यहां से ऐसे जाके यहां रुक जाएगा, फिर यहां से ऐसे आएगा, फिर यहां से ऐसे आएगा। तो कह रहा है पीरियोडिक मोशन, यस पीरियोडिक मोशन होगा। सोचो तुम, जितना यहां से यहां तक आने में लगेगा, मतलब जितना यहां से यहां तक आने में टाइम लगेगा उतना ही टाइम यहां से यहां तक जाने में लगेगा, मतलब ये पीरियोडिक मोशन तो होगी। आफ्टर अ डेफिनेट इंटरवल ऑफ टाइम रिपीट करेगा ये अपने पाथ को। अब वो कह रहा है कि अगर ये पीरियोडिक मोशन, ठीक है क्लियर, व्हाट इज इट्स एम्पलीट्यूड, तो पीरियोडिक मोशन का एम्पलीट्यूड कहां से मेजर करते हो, मीन पोजीशन से। तो मीन पोजीशन क्या है, ये है ना, तो यहां से ये एंगल कितना है, ये वाला एंगल 120 डिग्री, तो मीन से 120 डिग्री यहां है एम्पलीट्यूड और 120 डिग्री यहां है एम्पलीट्यूड। एम्पलीट्यूड को एंगल के फॉर्म में भी लिख सकते हैं हम, तो कितना एम्पलीट्यूड है, 120 डिग्री। तो आई होप ये वाला क्वेश्चन आप लोग समझ गए होंगे।
हाँ बेटा देखो, एक टॉपिक तो हमारा खत्म हो चुका है, अब हम दूसरा टॉपिक पे आ चुके हैं और इसका नाम है अर्थ मैग्नेटिज्म। क्लियर? तो चलो देखते हैं। सबसे पहले मैंने ये अर्थ बना दी है अपनी, ये अर्थ है, इसका सेंटर ये है। अब आपको पता है अर्थ अपनी एक्सिस पे रोटेट करती है, तो मैंने यहां पर देखो ये अर्थ की एक्सिस ऑफ रोटेशन बनाई है। एक्सिस ऑफ रोटेशन अर्थ के सरफेस को, मतलब सरकमफ्रेंस को, जिस सरफेस को सॉरी जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट करती है, ये क्या है? ज्योग्राफिकल नॉर्थ पोल। क्लियर? और दूसरे साइड ये क्या है? ज्योग्राफिकल साउथ पोल। तो नॉर्थ पोल, साउथ पोल कौन से? ज्योग्राफिकल, ये ध्यान रखना, ठीक? अर्थ ऐसे रोटेट करेगी। क्लियर? ये हो गया अर्थ का एक्सिस रोटेशन। क्लियर? अब इसको मैंने ज्योग्राफिकल नॉर्थ पोल, इसको मैंने एनजी से लिखा, नॉर्थ ज्योग्राफिकल, यहां पे देखो साउथ ज्योग्राफिकल। ओके, अब बेटा एक बात बता दूं आपको, इस अर्थ, ये अर्थ है, इसमें एक सर्कल बनाओ ऐसा जो इस अर्थ को दो बराबर पार्ट्स में डिवाइड कर दे। अगर मैं उस सर्कल के प्लेन में अर्थ को कट कर दूं तो ये ऐसा सर्कल बनेगा। सिंपल है, जो इस एक्सिस के परपेंडिकुलर होगा, जिसका प्लेन ये, तो ये है इक्वेटर, इसको बोलते हैं इक्वेटोरियल प्लेन। और ये जो सर्कल है उसे बोलते हैं ज्योग्राफिकल इक्वेटर। क्या बोलते हैं? ये लिखा है देखो, सर्कल है ज्योग्राफिकल इक्वेटर, और प्लेन को अगर आप चाहो तो लिख सकते हैं ज्योग्राफिकल इक्वेटोरियल प्लेन बोलते हैं इसको। कौन सा? ज्योग्राफिकल इक्वेटोरियल प्लेन। क्लियर? अच्छा चलो, ये तो छोटी सी बात थी, सबको पता है। अब हम देखते हैं क्या, अर्थ के चारों तरफ अर्थ अपना खुद का एक मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करके रखे है। उसकी वजह क्या है? उसकी बहुत सारे साइंटिस्ट ने उसकी अलग अलग कई सारी वजहें बताई हैं। जैसे किसी ने बताया है साइंटिस्ट ने कि अर्थ के अंदर एक मोल्टन स्टेट है, अर्थ के अंदर एक मोल्टन रीजन है कोई, उसमें आयंस घूम रहे हैं, और जब कोई आयन घूमेगा तो करंट फ्लो होगी, और करंट फ्लो होगी तो मैग्नेटिक फील्ड आता है। तो उसकी वजह से वहां मैग्नेटिक फील्ड है, और उसका अर्थ के चारों तरफ भी पूरा मैग्नेटिक फील्ड। अब मैग्नेटिक फील्ड है तो वो तो हर जगह होगा ना, तो अर्थ के चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड उसी की वजह से है। वॉट एवर द रीजन इज बिहाइंड दिस, हमें उससे मतलब नहीं है, हमें उस मैग्नेटिक फील्ड जो है उसको स्टडी करना है। ठीक है, तो चलो देखते हैं हम। अब आप देखो हमने क्या किया, हमने अभी तक क्या सीखा था? हमने सीखा था, इसके जस्ट पहले ही सीखा था कि अगर ये मैग्नेटिक फील्ड है, ये यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है, और इसमें आप कोई मैग्नेट कहीं भी रखो, सस्पेंड करो। अच्छा चलो, इसको सेंटर ऑफ मास से या सेंटर से पकड़ के सस्पेंड कर देते हैं, धागे से, थ्रेड से बांध के सस्पेंड कर देते हैं। तो इसके पास, ये तो मैग्नेट है, तो इसके पास डाइपोल मोमेंट होगा m, और यहां b है, यूनिफॉर्म फील्ड है। तो ये फील्ड क्या करेगी? उस डाइपोल पे, इस डाइपोल पर एक टॉर्क लगाएगी, टाउ बराबर mb sin थीटा। और ये टॉर्क रिस्टोरिंग टॉर्क होता है, जो मैग्नेट की एक्सिस को या कह दो मैग्नेट की डाइपोल मोमेंट को क्या करती है? कोशिश मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में लेके आने की कोशिश करते हैं। तो अगर तुम ऐसे रखोगे तो ये ऐसे आ जाएगा। क्लियर? टॉर्क की वजह से। तो ये पहली बात हमें ध्यान रखनी है। ठीक है, अच्छा अब हमें कैसे पता चला कि अर्थ के चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड है? तो हमने क्या किया, एक मैग्नेट को सस्पेंड किया, या इसी को ऐसे बोल दो कि एक मैग्नेटिक निडल ले ली। देखी होगी सबने मैग्नेटिक निडल, या कंपास भी बोलते हैं। उसमें होता कुछ नहीं, एक छोटा सा स्मॉल मैग्नेट ही होता है, जिसमें नॉर्थ और साउथ पोल होते हैं, और वो निडल ऐसे घूम सकती है। तो जब हम उसको मैग्नेटिक फील्ड में लेके जाते हैं, निडल को, कंपास को ऐसे रख लो, तो निडल उसकी रोटेट करने लगती है। किस डायरेक्शन में रुक जाती है? जिस डायरेक्शन में उस रीजन में, उस जगह पे मैग्नेटिक फील्ड होगा। अब यहां पे हमने क्या किया, एक निडल रखी ऐसे, तो हमने देखा कि ये ऐसे रुक गई। ऐसे क्यों रुकी? इसका मतलब है इस पर एक टॉर्क लग रहा होगा, और टॉर्क लगने की वजह से ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में आ गई होगी। तो इस निडल का देखो डाइपोल मोमेंट यहां आ गया, इसका मतलब एक्सटर्नल फील्ड जो अर्थ ने प्रोड्यूस किया होगा वो भी यहां है। क्लियर? अब हम मान लो और किसी जगह पे चले गए, कहीं और दूसरी जगह पे चले गए, वहां हमने देखा कि मैग्नेटिक निडल ऐसे रुकी। इसका मतलब मैं सोचूंगा कि यार आप ऐसे भी कर सकते हो कि मैग्नेट को सस्पेंड करके ले जाओ, अलग अलग जगह पे ले जाओगे तो वो अपनी डायरेक्शन को बदलेगी। तो हम शालीमार पे खड़े हो गए, तो हमने देखा कि भैया मैग्नेट जो सस्पेंडेड है वो ऐसे रुक गई, ऐसी देखो, ऐसी।
तो हम क्या बोलेंगे कि अर्थ का जो मैग्नेटिक फील्ड है वो इस डायरेक्शन में है, क्योंकि इसका अलाइनमेंट हमेशा मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में ही होगा, क्योंकि वो मैग्नेटिक फील्ड इस पे एक टॉर्क लगाता है। क्लियर? तो ऐसे ही हमने अर्थ के चारों तरफ जो अर्थ ने अपना मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर रखा है वो किस डायरेक्शन में है हम कैसे पता कर सकते हैं? एक मैग्नेट को फ्रीली सस्पेंड कर लो और उसको लेके घूमो, कहां? पूरे अर्थ के सरफेस पे। तो चलो हमने चलना शुरू कर दिया, हमने देखा। अच्छा अब एक बात बताओ, अगर मैं यहां पे खड़ा हो जाऊं और यहीं पे मैग्नेट को सस्पेंड करूं और ऐसे रुक जाए मैग्नेट का नॉर्थ पोल नीचे है और साउथ पोल ऊपर है, तो आप क्या बोलोगे? अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड कहां है? ये है अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड, ऐसा। समझ गए ना? ये अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड है क्योंकि इसकी अलाइनमेंट इस तरफ है। क्लियर? समझ गए ना? अब मान लो ऐसा रुक गया तो आप समझ लेना कि अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड ऐसा है। क्लियर? तो अब देखो ध्यान से क्या हुआ, हमने क्या किया, इसको सस्पेंड करके हम लेके चले गए सब जगह। तो जैसे ही मैं इस पॉइंट पे पहुंचा, ठीक, एक स्पेसिफिक पॉइंट्स के बारे में बता रहा हूं मैं, इस पॉइंट और इस पॉइंट पे क्या हुआ, जब मैं यहां पहुंचा तो पता निडल ऐसे रुक गई, मतलब अर्थ के सरफेस के, देखो ये सरफेस है अर्थ का टेंजेंशियल, और इसके परपेंडिकुलर मैग्नेट रुक गई। और मैग्नेट का कौन सा पोल यहां पे रहा? नॉर्थ पोल। मतलब यहां पे जब मैंने मैग्नेट को सस्पेंड किया तो ऐसा कुछ हुआ, ये मैग्नेट ऐसे रुकी और यहां मैग्नेट का ये साउथ पोल था और अर्थ की तरफ था नॉर्थ पोल। क्लियर? चलो बहुत अच्छी बात है। इसका मतलब रिजल्ट क्या निकला? इसका मतलब अर्थ ने इस जगह पे, इस पॉइंट पर जो अपना मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस किया है वो इस तरफ है। क्लियर? ऐसा, समझ गए ना? क्लियर? ऐसा मैग्नेटिक फील्ड है। अच्छा, फिर हम उसी मैग्नेट को सस्पेंड करके यहां ले गए। जब मैं यहां ले गया तो पता क्या हुआ? देखो ऐसा हुआ, हमारी मैग्नेट ऐसे रुकी, फिर से वैसे ही अर्थ के, मतलब यहां से ऐसे चलते गए, ये मैग्नेट ऐसी होती गई और फिर ऐसी हो गई। मतलब यहां पे कौन सा पोल आ गया? मैग्नेट का साउथ पोल और ये नॉर्थ पोल। क्लियर? अब थोड़ा ध्यान दो, सोचो। अच्छा अभी इसका मतलब देखो, जब इसको पूरा रिजल्ट निकाला हमने तो हमने क्या देखा? देखो बेटा समझना इसको, ये नॉर्थ, ये ऐसे है, फिर हम जब इसको यहां से लेके इस तरफ आए तो यहां ऐसे होती गई है, टिल्ट होती गई, ऐसे टिल्ट होती जा रही है, ठीक। और जब मैं इस पॉइंट और इस पॉइंट को जोड़ने वाली जो लाइन है उसके परपेंडिकुलर आया, देखो उसके परपेंडिकुलर यहां। अब यहां पे परपेंडिकुलर वाला एक पॉइंट है, अगर मैं इसको सेंटर मान के और इसको रेडियस मान के ऐसे एक सर्कल बना दूं तो देखो वो सर्कल ऐसा आएगा, ऐसा, ठीक। तो ये सारे पॉइंट्स जो इस सर्कल पे होंगे, इमेजिन करना है, जो सारे पॉइंट्स इस सर्कल पे होंगे, ठीक है, वो इस लाइन के परपेंडिकुलर आएंगे। देखो ऐसे इसमें आएंगे, समझ गए ना? ये सर्कल इस लाइन के परपेंडिकुलर है। इस लाइन को हम बोलते हैं मैग्नेटिक एक्सिस। और ये सर्कल पे जितने भी पॉइंट्स हैं, जब हम वहां पहुंचे, देखो इसी मैग्नेट को लेके ऐसे आए तो ये साउथ यहां आता गया, यहां आता गया, यहां आता गया, और ये बिल्कुल ऐसे पैरेलल हो गया, यहां आ गया ऐसा। मतलब कि यहां इस जगह पर अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड कैसा है? टेंजेंशियल है, मतलब हॉरिजॉन्टल है, टेंजेंशियल। अब मैं यहां पे अर्थ के सरफेस पे खड़ा हूं, यहां पे मैं अर्थ के सरफेस, देखो मेरा ये सरफेस है अर्थ का, और मैं ऐसे करूं तो मैं वर्टिकल हूं। अगर मैं यहां पे कहूं वर्टिकल बनाओ तो क्या यहां वर्टिकल ऐसे बना दोगे क्या? नहीं, अर्थ के सरफेस के परपेंडिकुलर, ऐसा, ठीक। तो मतलब मैग्नेट कैसी रुकेगी? यहां पर मैग्नेट रुकी ऐसी, ऐसे रुक गई मैग्नेट, और ये मैग्नेट का था साउथ पोल और ये नॉर्थ पोल था। इसका मतलब यहां इस जगह पे जो अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड है वो टेंजेंशियल है, मतलब हॉरिजॉन्टल है। टेंजेंशियल, इस जगह पे टेंजेंशियल मतलब यहां हॉरिजॉन्टल, और यहां पे देखो ये अर्थ के सरफेस पे ऐसा टेंजेंट होगा, ये टेंजेंट है और टेंजेंट पे ये परपेंडिकुलर, तो ये वर्टिकल है। अर्थ के सरफेस के किसी भी जगह पे, अगर मान लो इंडिया यहां पे है, मान लो इंडिया यहां है, तो वर्टिकल क्या ये होगा? वर्टिकल ये होगा, है ना, और टेंजेंट ये होगी, मतलब सरफेस, हॉरिजॉन्टल सरफेस ये होगा और वर्टिकल ऐसा होगा। क्लियर? तो अगर मैं ऐसे आऊं, अगर मैं इसी को ऐसे लेके जाऊं, मैग्नेट को मैं ऐसे लेके जाऊं, तब भी ये जो सर्कल है, ये जो सर्कल है, देखो ये सर्कल, इस सर्कल का यहां से जाओ,
चाहे यहां से जाओ, चाहे पीछे से जाओ, चाहे यहां से आओ, तो यहां से आया तो ऐसे देखा मुझे, फिर मैं यहां से आया ऐसे, तो यहां ये देखो हॉरिजॉन्टल, तो मैग्नेट मेरी ऐसी रुकी, फिर से हॉरिजॉन्टल। क्लियर? लेकिन इस बार ये साउथ है, इसी को घुमाते जा रहे हैं हम, यहां से आप ऐसे आओगे तो ये साउथ यहां आता जाएगा, तो ऐसे मैग्नेट रुक गई हमारी हॉरिजॉन्टल। इसका मतलब फिर से अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड ऐसा हो गया। ठीक, तो अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड कहां कहां हॉरिजॉन्टल हो गया? अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड हॉरिजॉन्टल हो गया इस सर्कल के सारे पॉइंट्स पर। इसको हम बोलते हैं मैग्नेटिक इक्वेटर। क्या बोलते हैं? मैग्नेटिक इक्वेटर। तो मैग्नेटिक इक्वेटर पे क्या हुआ? मैंने देखा कि जब मैंने मैग्नेट को सस्पेंड किया तो वो ऐसी रुकी, ऐसी हॉरिजॉन्टल। ठीक, मतलब अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड हॉरिजॉन्टल हो जाता है। क्लियर? और वर्टिकल कहां रुकी? मैग्नेट देखो, ये अर्थ का हॉरिजॉन्टल है और ये वर्टिकल, तो मैग्नेट यहां वर्टिकल रुकी। कहां पर? इस पॉइंट पर और इस पॉइंट पर। तो इसको हमने बोल दिया मैग्नेटिक नॉर्थ पोल, मैग्नेटिक नॉर्थ पोल, और इसको हमने बोल दिया मैग्नेटिक साउथ पोल, एसएम और ये एनएम। अच्छा, अब ये जो मैग्नेट मैंने, अच्छा यहां से, इसका मतलब क्या हुआ? यहां पे अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड कैसा है? यहां पर अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड कैसा है? अर्थ का मैग्नेटिक, यहां नॉर्थ पोल, यहां पे अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड यहां पे ऐसे है, ऐसा, ये देखो ऐसा मैग्नेटिक फील्ड है अर्थ का, ये मैं बना रहा हूं, देख लो, ये अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड ऐसा, मतलब कैसा? सरफेस के परपेंडिकुलर, वर्टिकल नीचे की तरफ, वर्टिकल नीचे की तरफ, ध्यान रखना, वर्टिकल नीचे की तरफ। क्लियर? ये है अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड। तो फिर यहां पर, अच्छा चलो ठीक है, इतना देखो, यहां पे ये हो गया, फिर ये टर्न होता गया, टर्न होता गया, मैग्नेट हॉरिजॉन्टल रुक गई, मैग्नेट हॉरिजॉन्टल रुक गई, मतलब अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड भी यहां पे हॉरिजॉन्टल होता है। तो अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड यहां वर्टिकल है और यहां हॉरिजॉन्टल हो गया, और यहां फिर से वर्टिकल हो गया, लेकिन डायरेक्शन बदल गई, अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड ऐसा हो गया, ऐसा। क्लियर? अंदर की तरफ। क्लियर? अब सुनो, अब बेटा सॉरी, यहां पे अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड, यहां पे अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ है, और यहां से ऐसे बाहर गए तो हम यहां अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड बाहर की तरफ मिलेगा, ऐसे। क्लियर? समझ में आ गई बात सबको? अब ऐसा क्यों? क्योंकि मैंने अभी क्या बताया था, इसका डाइपोल मोमेंट मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन, इसका डाइपोल मोमेंट क्या होता है? S to N, S to N। इसका मतलब यहां मैग्नेटिक फील्ड ऐसा है बाहर की तरफ, और यहां देखो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट, देखो ना इसका, अगर मैं यहां पे एक मैग्नेट रख दूं तो वो पैरेलल रुकेगी। कैसे रुकेगी? उसका नॉर्थ और साउथ कहां होगा? तो यहां पे इसका साउथ होगा और यहां पे इसका नॉर्थ होगा, क्योंकि S to N इसका डाइपोल मोमेंट होता है, और डाइपोल मोमेंट और मैग्नेटिक फील्ड एक ही डायरेक्शन में हो जाते हैं। तो यहां पे इसका डाइपोल मोमेंट बाहर की तरफ है, परपेंडिकुलर है, सरफेस के परपेंडिकुलर, तो यहां अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड भी ऐसा होगा। क्लियर? तो इसका मतलब तो ये हुआ कि अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड यहां ऐसा है ना? देखो यहां से अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड ऐसा निकला, और फिर यहां ऐसे 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 ऐसे, देखो यहां पे कैसा हो जाएगा अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड ऐसा, अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड ऐसा, क्योंकि इसका डाइपोल मोमेंट ऐसा है। डाइपोल मोमेंट को मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में कर लेता है मैग्नेटिक फील्ड, टॉर्क लगा के। तो यहां पे अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड ऐसा है, मतलब ये हुआ कि ऐसा इमेजिन हो रहा है कि अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड यहां से निकला ऐसे, और यहां ऐसे निकल के, देखना यहां से निकल के ऐसे आया और यहां पे ऐसा हो गया हॉरिजॉन्टल फील्ड लाइन, और फिर यहां पे फिर ऐसे एंटर कर गई फील्ड लाइन। क्लियर? ऐसा फील हुआ हमें, यहां से फील्ड लाइन निकली, यहां पे बिल्कुल इस पॉइंट पे, मतलब जो वो है तुम्हारा मैग्नेटिक इक्वेटर है, मैंने बोला था इसको क्या बोलते हैं हम? मैग्नेटिक इक्वेटर। और यहां पे हॉरिजॉन्टल हो गया अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड। ठीक, ऐसा। तो यहां से फील्ड लाइन निकली, ऐसी आई और यहां पे एंटर कर गई। बिल्कुल सेम ऐसा ही इस तरफ भी हुआ, ऐसा। यहां पे अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड हॉरिजॉन्टल हो गया। क्लियर? तो बेटा यहां पे हो क्या रहा है? अर्थ के सरफेस के साथ, मतलब हॉरिजॉन्टल के साथ। देखो यहां हमें जो मैग्नेट मैंने सस्पेंड किया है उसका जो अलाइनमेंट है, मतलब अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड का हॉरिजॉन्टल के साथ एंगल देखना है। ठीक, तो सुनना क्या हुआ, यहां पे हमने देखा हॉरिजॉन्टल तो ये है और अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड ये है, तो हॉरिजॉन्टल के साथ अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड का एंगल कितना है? 90 डिग्री। फिर हॉरिजॉन्टल यहां देखें तो ये है, और अर्थ का ये मैग्नेटिक फील्ड ऐसा कुछ है, देखो किसी एंगल पे, फिर ये 90 डिग्री से एंगल कम होता जा रहा है। हॉरिजॉन्टल सरफेस पे हॉरिजॉन्टल बनाते रहना है आपको, और यहां मैग्नेटिक फील्ड पैरेलल हो गई।
मतलब एंगल जीरो हो गया, हॉरिजॉन्टल के साथ अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड का एंगल जीरो हो गया। फिर एंगल देखो जीरो के बाद बढ़ने लगा, और फिर यहां फिर से हॉरिजॉन्टल के साथ अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड का एंगल 90 डिग्री हो गया। ठीक, तो इस एंगल को हम बोलते हैं एंगल ऑफ इंक्लिनेशन या एंगल ऑफ डिप भी बोलते हैं इसको। मैं लिख देता हूं इसको। अच्छा, ये एक एंगल जो है ये अभी इस टाइम पे 11.5 डिग्री के लगभग है। ये तो वेरी करता है, अर्थ की मोल्टन स्टेट में जो वो है चेंजेस आते जा रहे हैं, इसलिए ये अपनी एक्सिस भी चेंज करता जा रहा है। ठीक, कौन? अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड। ये मतलब ये हुआ, देखो इससे हमें रिजल्ट क्या निकला कि यहां से एक फील्ड लाइन निकल रही है और यहां टर्मिनेट हो रही है। इसका मतलब मैं अगर अर्थ के चारों तरफ जो मैग्नेटिक फील्ड है उसको डिफाइन करना चाहूं, एक्सप्लेन करना चाहूं, तो मैं ऐसा मान सकता हूं कि अर्थ के अंदर एक बहुत बड़ा मैग्नेट पड़ा हुआ है। देखो ऐसा, अर्थ के अंदर एक बहुत बड़ा मैग्नेट पड़ा हुआ है। क्यों भाई? क्योंकि मुझे इसकी फील्ड लाइंस जो है, अलाइनमेंट जो है, फील्ड लाइंस वो बिल्कुल एक मैग्नेट की जैसी फील्ड लाइंस दिख रही हैं। मैग्नेट में फील्ड लाइंस कैसी होती हैं ये हम सीख चुके हैं। ये नॉर्थ है अगर और ये साउथ है अगर, तो नॉर्थ से फील्ड लाइंस ऐसे निकलती हैं और यहां साउथ में जाती हैं और यहां पहुंच जाती हैं ऐसे। ठीक, टर्मिनेट हो जाती हैं। ऐसे ही इस साइड भी ऐसा ही होता है। ठीक, क्लियर ना? ऐसी तो होता है। तो बिल्कुल वैसा ही फील्ड लाइन हमें मिला। तो ऐसा होता नहीं है कि एक मैग्नेट पड़ा हुआ है। ठीक, लेकिन हम इसको एक्सप्लेन करने के लिए ये मान लेते हैं कि अर्थ के अंदर एक बहुत बड़ा मैग्नेट है। अब ये बताओ मैग्नेट जो है उसका ये पोल और ये पोल कौन सा होगा? तो इसके लिए आपको हेल्प लेनी पड़ेगी जो बाहर आपने मैग्नेट सस्पेंड किया हुआ है। ठीक, सोचो ये बाहर वाला मैग्नेट का नॉर्थ पोल यहां क्यों आया होगा? ये नॉर्थ पोल किसी ने तो अट्रैक्ट किया होगा ना। किसने? साउथ पोल ने। तो अर्थ के अंदर जो मैग्नेट है, इमेजिन कर रहे हैं जो हम, उसका कौन सा पोल है उसमें मैग्नेट में अंदर इस तरफ? साउथ पोल। लेकिन फिर भी हम इस पोल को, इसी पोल को, देखो मैंने क्या लिखा है, ये लिखा है, ये एरो लगा के यहां ये लिखा है मैग्नेटिक नॉर्थ पोल बोला। समझ गए ना क्यों बोला? ऐसा इसलिए बोला है। अब सोचो आप, जब हम लोग मैग्नेटिक नीडल लिखते हैं क्या क्या पता करते हो उससे? आप पता करते हो नॉर्थ साउथ डायरेक्शन कहां है। तो मान लो ऐसे रख दी, तो ये मैग्नेट यहां चली गई, तो आप बोलते हो ये नॉर्थ पोल है। मैग्नेट का नॉर्थ जिस तरफ जाता है आप बोलते हो यही नॉर्थ डायरेक्शन है ना? तो आप यहां पे क्या बोलोगे? आपने ये मैग्नेटिक निडल रखी, देखो ये मैग्नेटिक निडल, और उसका नॉर्थ पोल यहां आ गया इस साइड और साउथ यहां आ गया, तो इस साइड क्या बोलोगे आप? यहां पे क्या है? नॉर्थ डायरेक्शन है। तो उसी बेस पे हम इसका नाम लिख देते हैं मैग्नेटिक नॉर्थ पोल। बट एक्चुअली में मैग्नेट के अंदर, सॉरी अर्थ के अंदर जो बड़ा सा मैग्नेट हम इमेजिन कर रहे हैं इस पूरे मैग्नेटिक फील्ड को एक्सप्लेन करने के लिए, उसका इस तरफ साउथ पोल होता है। ठीक, तभी तो साउथ पोल ये भी मैग्नेट है, इसके नॉर्थ पोल को अट्रैक्ट करता है। आपको पता है साउथ नॉर्थ को अट्रैक्ट करता है, नॉर्थ साउथ को अट्रैक्ट करता है। ठीक, अब यहां देखो ये साउथ क्यों आया? क्योंकि यहां पर अर्थ के भीतर जो है वो नॉर्थ पोल है, लेकिन तब भी इसके सामने जो अर्थ का वो पोल है मैग्नेटिक पोल, उसको हम क्या बोलते हैं? मैग्नेटिक साउथ पोल। जबकि मैग्नेट का जो अंदर पोल है वो नॉर्थ है। तो दो टाइप के पोल होते हैं, मैग्नेटिक पोल और ज्योग्राफिकल पोल। ज्योग्राफिकल तो पता ही है आपको, नॉर्थ साउथ, और नॉर्थ के पास ही मैग्नेटिक नॉर्थ। ये ध्यान रखना, मैग्नेट का साउथ लेकिन मैग्नेटिक नॉर्थ पोल। क्लियर? ऐसे ही ज्योग्राफिकल साउथ पोल देखो ये है, इसके पास यहां पे वो मैग्नेटिक साउथ पोल। लेकिन अगर देखा जाए तो मैग्नेट का नॉर्थ पोल होता है यहां पे, ये ध्यान रखना। ठीक, वो तो नाम है, जैसे लिख दिए हैं वैसे ही हम लोगों को सीखना पड़ेगा। क्लियर? अच्छा, तो मैंने क्या बताया अभी आपको? अब मैं एक डेफिनेशन बता रहा हूं आपको, बहुत ज्यादा ध्यान से इसको सुनना। ठीक है, बहुत ध्यान सुनना। तो कह रहा है कि एंगल ऑफ डिप या फिर एंगल ऑफ इंक्लिनेशन, एंगल ऑफ डिप और इंक्लिनेशन, ध्यान रखना है, कुछ भी हो सकता है, कोई नाम हो तो कंफ्यूज मत होना। ठीक, इसको मैं लिखूंगा थीटा। क्या होता है ये एंगल ऑफ डिप? इसकी डेफिनेशन क्या है? तो मैं लिखूंगा नहीं, मैं बोल रहा हूं, सुनना। जब हम अर्थ के किसी भी जगह पर, ऐसे समझना, अर्थ के किसी पॉइंट पर, अर्थ के सरफेस के किसी पॉइंट पर
अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड, अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड मतलब फ्रीली सस्पेंडेड मैग्नेट की एक्सिस, क्योंकि अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड जहां होगा वहीं पे फ्रीली सस्पेंडेड मैग्नेट की एक्सिस होगी। ठीक, तो ये है मान लो, तो इस जगह पर अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन या एक्सिस ऑफ फ्रीली सस्पेंडेड मैग्नेट, ये एक्सिस हॉरिजॉन्टल के साथ जो एंगल बनाता है, देखो ये हॉरिजॉन्टल ये होगा, और ये अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड है, या कह दो फ्रीली सस्पेंडेड मैग्नेट की एक्सिस है, क्योंकि दोनों एक ही डायरेक्शन में लाई करेंगे टॉर्क की वजह से। उनके बीच का जो एंगल होता है उसे हम बोलते हैं एंगल ऑफ डिप। तो यहां पर बताओ जरा एंगल ऑफ डिप कितना है? मैग्नेटिक कौन सा पोल है ये? मैग्नेटिक साउथ पोल। यहां पर तो हॉरिजॉन्टल तो ये होगा, और अर्थ फ्रीली सस्पेंडेड मैग्नेट ऐसी रुकी, इसका मतलब अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड ऐसा है। तो फिर एंगल कितना हो गया? 90 डिग्री। और फिर यहां से एंगल चेंज होते 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 यहां देखो ये पैरेलल हो गया, मतलब हॉरिजॉन्टल 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 ये है, और मैग्नेट भी हॉरिजॉन्टल रुक गई, तो थीटा 0 हो गया, और फिर बढ़ने लगा थीटा, और फिर देखो ये ऐसी वर्टिकल हो गई, वर्टिकल हो गई मतलब हॉरिजॉन्टल के साथ 90 डिग्री का एंगल बन गया। तो एंगल ऑफ डिप या एंगल ऑफ इंक्लिनेशन मैग्नेटिक पोल्स पर 90 डिग्री होता है, और मैग्नेटिक पोल से किसी भी मैग्नेटिक पोल से मैग्नेटिक इक्वेटर तक जाने पे, यहां से यहां तक जाने पे 90 डिग्री से 0 डिग्री तक चेंज हो जाता है। समझ गए? तो ये पहली बात आपको याद रखनी है। देखो बेटा, अभी मैंने जो डेफिनेशंस बोली थी मैंने वो लिख दिया यहां पे। ठीक, एंगल ऑफ डिप और इंक्लिनेशन थीटा से रिप्रेजेंट होता है, मैंने डेफिनेशन लिख दी है इसकी। क्लियर? अब मैंने ये भी बता दिया था एट मैग्नेटिक पोल्स पे थीटा 90 डिग्री होता है। ठीक, डिप का एंगल 90 डिग्री होता है। क्यों होता है? क्योंकि अर्थ मैग्नेटिक फील्ड इज वर्टिकल। हॉरिजॉन्टल के साथ फील्ड का एंगल देखना है, तो हॉरिजॉन्टल है, और फील्ड वर्टिकल होती है, तो 90 डिग्री। एट मैग्नेटिक इक्वेटर थीटा, मैग्नेटिक इक्वेटर पे वो सर्कल था जो वो थीटा 0 होता है वहां पे, क्योंकि अर्थ मैग्नेटिक फील्ड वहां पे हॉरिजॉन्टल ही हो जाती है। अच्छा, as we move from magnetic poles to magnetic equator theta varies from 90 degree to 0 degree। ये बात समझ लो। अब हमें ये दो चीजें सीखनी है, कौन सी? ज्योग्राफिकल मेरिडियन और मैग्नेटिक मेरिडियन। तो समझो ध्यान से इसको, बहुत अच्छी चीज है, ध्यान से सुनना। ये क्या है? मैग्नेटिक पोल्स। ये दोनों क्या है? ज्योग्राफिकल पोल्स। अब मान लो मुझे ज्योग्राफिकल मेरिडियन बनानी है, ठीक है? तो देखना क्या होता है, कहीं भी अर्थ के सरफेस पे एक पॉइंट ले लो पहले। तो चलो एक पॉइंट ले लिया हमने P। अब मुझे इस पॉइंट पर क्या बनाना है? ज्योग्राफिकल मेरिडियन। तो क्या होता है? ये दोनों ही मेरिडियन जो हैं वो प्लेन होते हैं। क्या होते हैं? प्लेन होता है। तो देखो कैसे बनाते हैं, बिल्कुल सिंपल है। इस पॉइंट से क्या बनाना है? ज्योग्राफिकल मेरिडियन। तो इस पॉइंट से दोनों ज्योग्राफिकल पोल्स को जोड़ दो। तो चलो जोड़ देते हैं। एक ये जोड़ दिया, एक ये जोड़ दिया। ठीक, क्या ये जो प्लेन बना, ये जो ट्राइंगल दिख रहा है आपको, आप चाहो तो मैं इसको मिटा देता हूं। ठीक है, ये मैंने मिटा दिया, उससे थोड़ा सा वो हो रहा था। ठीक है, ये मिटा दिया मैंने। लो, अब देखो, अब समझो इसको, ये ध्यान रखना, ये ज्योग्राफिकल एक्सिस है। ठीक है, चलो मैं पूरा ही मिटा देता हूं, इतना समझो बस। एक्चुअली में इससे ज्यादा क्लियर इसलिए होगा, ये लाइन बना दे दो, क्योंकि उससे पूरा प्लेन बन जाएगा। देखो कौन सा प्लेन बना, पॉइंट पी से होकर जाने वाला हमें ज्योग्राफिकल मेरिडियन बनाना था। तो मैंने एक प्लेन बनाया, दोनों पोल्स को पॉइंट पी से जोड़ दिया, तो एक ट्राइंगल बन गया यार ये। तो देखो ये ट्राइंगल बना, और ट्राइंगल तो एक प्लेनर बॉडी होती है ना। तो ये ट्राइंगल जो है, इसको आप एक्सटेंड भी कर सकते हो आगे, खूब एक्सटेंड कर दो इन्फिनिटी तक, चाहे यहां कर दो। ये लो, ये एक प्लेन है पूरा। ठीक, देखो ये प्लेन है, वो मेन, ये फोकस ट्राइंगल पे दो। ये ट्राइंगल इस प्लेन में है, कहीं भी आगे बढ़ा दो। अगर मान लो ये पॉइंट पी कहां होता, ये अर्थ है, अगर पॉइंट पी यहां होता, मतलब आपके सामने ही होता जस्ट यहां, तो फिर कैसे बनाते? ज्योग्राफिकल नॉर्थ, ज्योग्राफिकल साउथ, तो यहां इससे और इससे, तो ये देखो एक ट्राइंगल बनता। क्लियर? बिल्कुल सिंपल, ये ट्राइंगल बन गया। इस प्लेन को बोलते हैं हम क्या? ज्योग्राफिकल मेरिडियन। डेफिनेशन ये लिखी हुई है। क्लियर? अब मैग्नेटिक मेरिडियन, अब तो पहले एक बार ध्यान समझो, पहले एक बार फिर से ये डायग्राम बना लेना। ये है प्लेन जो ज्योग्राफिकल मेरिडियन है। इसको मैंने बोला अभी यहां अगर होता, अर्थ ये है और आपके सामने पॉइंट होता, तो यहां ऐसे मिलाते और ऐसे मिलाते। क्लियर? तो ये ट्राइंगल बन जाता, ये होता ट्राइंगल क्या? ज्योग्राफिकल मेरिडियन। अब मैग्नेटिक मेरिडियन कैसे बनता है तो आप समझ गए होंगे। खैर,
बिल्कुल सिंपल है। मैग्नेटिक मेरिडियन के लिए क्या करो, ये वाला डायग्राम बना लेना जो मैंने मिटा दिया है। मैग्नेटिक मेरिडियन के लिए कहां से जाने वाला बनाना है, चलो एक पॉइंट ले लेते हैं, यहीं पे ले लेते हैं, ठीक, ये ले लिया पॉइंट। अब बनाओ तो कुछ नहीं, बड़ा सिंपल है। नॉर्थ जो मैग्नेटिक वाले पोल्स को इससे ज्वाइन कर दो, मैग्नेटिक पोल्स को इससे ज्वाइन कर दो। देखो एक ये और ये, सॉरी, मैग्नेटिक पोल्स को ज्वाइन करना है तो ये ज्वाइन कर दिया और इसको तो ज्वाइन कर ही दो, ये बन गया ट्राइंगल। इस ट्राइंगल को, इसको एक्सटेंड भी कर सकते हैं इंफिनिटी तक। इस प्लेन को हम बोलते हैं मैग्नेटिक मेरिडियन, लिख दिया है मैंने डेफिनेशन। क्लियर? अब दो प्लेन्स क्लियर हो गए होंगे। इन दोनों प्लेन्स के बीच में जो एंगल होता है, कॉमन सेंस लगाओ, देखो यहां से जो आपने प्लेन बनाया था ऐसा, पॉइंट टू पॉइंट वेरी करेगा ये। मान लो आपके सामने ये था पॉइंट, ठीक, ये अर्थ थी और ये पॉइंट था, तो आपने ज्योग्राफिकल कैसे बनाया था, ऐसे। अब मैग्नेटिक कैसे बनाओगे, तो इसी पॉइंट को आपको मैग्नेटिक पोल से, लेकिन मैग्नेटिक पोल तो ज्योग्राफिकल के बाजू में है ना, ऐसे, तो यहां ऐसे मिलाओगे तो देखो जो ट्राइंगल तुमने पहले बनाया था इस पॉइंट से ज्योग्राफिकल वाले पोल्स को मिलाया था, ये ज्योग्राफिकल एक्सिस और ये, ठीक। अब तुम्हें मैग्नेटिक, तो वो तो साइड में है, तो ट्राइंगल हमारा थोड़ा टिल्ट हो जाएगा, तो इनके बीच में एक एंगल आ जाएगा, है ना। तो मैग्नेटिक मेरिडियन और ज्योग्राफिकल मेरिडियन के बीच में जो एंगल बनता है उस एंगल को हम बोलते हैं एंगल ऑफ डेक्लिनेशन, एंगल ऑफ डेक्लिनेशन। इसको मैं अल्फा से रिप्रेजेंट करूंगा। एंगल ऑफ डेक्लिनेशन क्या है पहले ये बताओ। मैग्नेट ज्योग्राफिकल मेरिडियन और मैग्नेटिक मेरिडियन के बीच में जो एंगल बनता है वो किसी पॉइंट पर क्या होता है, एंगल ऑफ डेक्लिनेशन होता है। ये भी बदलता है, कॉमन सी बात है यार, पॉइंट बदलोगे तो ज्योग्राफिकल मेरिडियन बदलेगा, मैग्नेटिक मेरिडियन बदलेगा, दोनों के बीच का एंगल भी बदल जाएगा, समझ गए ना। तो ये डेफिनेशन ध्यान रखना है। देखो बेटा, अभी मैंने आपको एक जनरल प्लेन बनाया था, ठीक है। अब मैं बहुत कोशिश कर रहा हूं मतलब कोशिश कर रहा हूं मैं कि आपको मैं 3D डायग्राम से थोड़ा सा एक्सप्लेन कर सकूं। तो समझिए, मैंने ये 3D में अर्थ बनाया है। ये देखो अर्थ का ये जो लाइन दिख रहा है वो इक्वेटर है। अब समझना, ये जो डार्क मैंने बनाया और यहां पे एक डार्क मैंने पॉइंट बनाया है, ये है ज्योग्राफिकल नॉर्थ, मतलब नॉर्थ ज्योग्राफिकल। तो ये वाला ज्योग्राफिकल नॉर्थ है और ये है, ये देखो ये बड़ा सा एकदम दिख रहा है ये, ठीक है, ये है मैग्नेटिक नॉर्थ। तो NM, क्लियर। अब मैं आपको बताता हूं, पहले तो एक बात समझो, मैग्नेटिक जो मेरिडियन है, सोचो मैग्नेटिक मेरिडियन, उसमें ये लाई कर रहा है। अब एक बात अगर मैं तुमसे पूछूं, जैसे एक मैग्नेट है, ये एक मैग्नेट है, ठीक है, इस मैग्नेट में ये एक्सिस है। अगर मैं एक्सिस से जाने वाला कोई भी एक प्लेन बना दूं, अच्छा चलो मैं यहां पे, इसकी एक्सिस देखो ये है, ठीक, ध्यान समझना। अगर मैं इसी बोर्ड के प्लेन में, बोर्ड के प्लेन में, मैं क्या बोल रहा हूं, बोर्ड के प्लेन में एक पॉइंट ले लूं कहीं भी, अब तुमसे कहूं मैग्नेटिक मेरिडियन बनाओ, बिल्कुल ऐसे ही बता रहा हूं जैसे ये है, तो ये ऐसे मिलाओगे और इसको यहां मिलाओगे। अब मैं अगर, तो ये हमने यहां पे मैं क्या बोल रहा हूं, ये मैग्नेट है और ये पॉइंट है, वही चीज मैंने यहां बनाया है, ये मैग्नेट है और ये पॉइंट है। तो क्या करते हैं, दोनों को मिला देते हैं पॉइंट से, ये प्लेन बनता है, ये प्लेन होता है मैग्नेटिक मेरिडियन। अब बताओ जरा, इस मैग्नेट की यहां पर मैग्नेटिक फील्ड कहां होगी, इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड होगी और इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड होगी, मतलब इसकी और इसकी जो मैग्नेटिक फील्ड होगी वो इसी प्लेन में होगी या नहीं। कॉमन सी बात है यार, कोई चार्ज ले लो तुम, ये चार्ज ले लो और एक पॉइंट ले लो, ये -q, ये +q, कुछ भी ले लो और इनको ज्वाइन कर दो। अब इन दोनों की वजह से यहां पर जो फील्ड निकालोगे वो इसी प्लेन में आनी ही है, कि ऐसी हो जाएगी फील्ड, ऐसी नहीं हो सकती, है ना। इसकी वजह से फील्ड इसमें आएगी, इसकी वजह से फील्ड यहां पे ऐसे आएगी, तो नेट फील्ड इसी प्लेन में आएगी। ऐसी, इसका मतलब ये हुआ कि ये जो मैग्नेटिक मेरिडियन मैंने प्लेन बनाया है इसमें ही होना है क्या, अर्थ की जो मैग्नेटिक फील्ड है ना, अर्थ का देखो मैग्नेट, अर्थ के अंदर जो मैग्नेट है उसका नॉर्थ और ये साउथ और ये पॉइंट इसी प्लेन में, कहीं किसी भी डायरेक्शन में इसी प्लेन में हो सकती है अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड। ध्यान रखना, अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड हमेशा मैग्नेटिक मेरिडियन जो होता है उसी में लाई करती है, कहीं भी। क्लियर। अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड मैग्नेटिक मेरिडियन में लाई करता है, नोट करके लिख लेना, ठीक। चलो अब थोड़ा सा ध्यान दो। तो मैंने क्या किया,
ये नॉर्थ, मैग्नेटिक नॉर्थ, ये मैग्नेटिक साउथ। अब मैं यहां पर मान लो मुझे एंगल, या यहां पर मान लेते हैं, यहां पर मुझे क्या करना है, एंगल ऑफ डेक्लिनेशन निकालना है, एंगल ऑफ डेक्लिनेशन। तो मुझे मेरिडियन बनाने पड़ेंगे, तो मेरिडियन बना लेते हैं। पहले इसको देखो, नॉर्थ पोल को यहां से ज्वाइन करोगे ऐसे, है ना, और फिर यहां साउथ होगा, ये नॉर्थ है ज्योग्राफिकल, तो यहां साउथ भी होगा, तो ये और ऐसे ज्वाइन करोगे तो इसी प्लेन में आएगा ना, जो प्लेन है वो दिख रहा है हमें, तो इस प्लेन में एक एरो बना लेते हैं, देखो इसी की तरफ, इस यहां से इस नॉर्थ की तरफ इंडिकेट करता हुआ, तो मैं ऐसे बना देता हूं, ऐसा, ठीक है, ये एक प्लेन आएगा। अब ये मैग्नेटिक मेरिडियन को रिप्रेजेंट कर रहा है एरो, ध्यान रखना, ठीक, सॉरी ज्योग्राफिकल मेरिडियन, क्योंकि एनजी की तरफ जा रहा है, ज्योग्राफिकल पोल की तरफ जा रहा है। अब यहीं पे अगर मैं तुमसे कहूं कि वो बनाओ, क्या, मैंने एक्चुअली में एक लाइन जो हम यहां से ज्वाइन करते, ये पी पॉइंट है, अगर मैं यहां से मैग्नेटिक मेरिडियन, ज्योग्राफिकल मेरिडियन बनाऊं, तो मैं एक लाइन बनाऊंगा ऐसे, ऐसे यहां पे साउथ पोल होगा और ऐसे, यही तो मिलाओगे, तो मैंने एक एरो रिप्रेजेंट कर दिया है। अब देखो एक और ट्राइंगल बनाओगे तो मैग्नेटिक मेरिडियन के लिए कैसे, ऐसे, फिर यहां नॉर्थ होगा उसको मिलाओगे और यहां मिलाओगे, तो मतलब मैं जो ये वाली लाइन बनाई वो मैंने इसको एरो से रिप्रेजेंट कर दिया, और यहां जो बनाता मैं ऐसे नॉर्थ वाले के मैग्नेटिक मेरिडियन के लिए, उसके लिए मैं यहां इसकी तरफ एरो रिप्रेजेंट कर देता हूं, ये, क्लियर। तो ये एरो रिप्रेजेंट कर रहा है ज्योग्राफिकल मेरिडियन, और ये एरो रिप्रेजेंट कर रहा है मैग्नेटिक मेरिडियन, और ये एंगल जो है वो है इस जगह पर एंगल ऑफ डेक्लिनेशन। चलो अच्छा यहां देखो, तो यहां पर डेक्लिनेशन, पहले नॉर्थ की तरफ ऐसे प्लेन बनाते हो तुम, तो वो एक लाइन बना दे, प्लेन की एक लाइन ले लेते हैं, ठीक, अरे ट्राइंगुलर प्लेन की एक लाइन ले ली हमने, प्लेन, वो लाइन भी तो प्लेन में ही लाई कर रही है और इसी पॉइंट से होके जाएगी। अब ऐसे इसके लिए बनाओ तो ये और ये बनाओगे तो वो ये वाली लाइन बना लेते हैं इसकी भी, तो यहां ऐसे जाएगा, ये देखो एंगल ऑफ डेक्लिनेशन, सॉरी बदल गया, ये अल्फा बदल गया। अब चलो इस पॉइंट पे देखते हैं, तो इस पॉइंट पे देखो, तो इसकी तरफ इसको ऐसे मिलाओगे तो यहां एरो एक जाएगा, ये, फिर इसकी तरफ, तो यहां एरो देखो बिल्कुल ऐसे जाएगा, मतलब बहुत कम हो गया, थोड़ा और यहां आ जाओगे ना, देखो थोड़ा सा और यहां आ जाओ, अगर तुम थोड़ा सा और यहां पे आ जाओ, इसको ज्वाइन कर, इन दोनों को ज्वाइन करने वाली लाइन के आगे आ जाओ, तो फिर यहां पर देखो मैग्नेटिक मेरिडियन और ज्योग्राफिकल मेरिडियन दोनों एक ही डायरेक्शन में आ जाएंगे, तो यहां अल्फा 0 हो जाएगा, क्लियर। और अगर तुम इन दोनों के बीच में आ गए, देखो इसके और इसके बीच में, यहां पे ले लो एक पॉइंट, क्लियर, तो यहां पर इसके तरफ जाओगे तो ऐसे हो जाएगा और इसकी तरफ जाओगे तो ऐसे हो जाएगा, मतलब 180 डिग्री बन जाएगा एंगल। सोचो यहां और यहां बीच में हो, तो अब यहां पे आओगे तो एक तो एरो इसकी तरफ जाएगा ऐसे और एक एरो इसकी तरफ जाएगा ऐसे, तो यहां उल्टे हो गए प्लेन, समझ गया ना। प्लेन के बीच में जो एंगल 0 है, देखो 0 एंगल है, यहां 0 है, फिर एंगल बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जाएगा, और यहां जैसे आओगे तुम इस रीजन में आओगे, ऐसे घूम के इस रीजन में आओगे, तो ये जस्ट प्लेन जो है वो उल्टे हो जाएंगे, देखो ये ऐसा है, ये ऐसे 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 नॉर्थ की तरफ, और यहां नॉर्थ पोल मैग्नेटिक नॉर्थ की तरफ जाओगे और यहां साउथ मैग्नेटिक ज्योग्राफिकल नॉर्थ की तरफ जाओगे, तो दोनों प्लेन जो है वो ऐसे फैल जाएंगे, ऐसे ऐसे हो जाएंगे दोनों ट्राइंगल, एक यहां आएगा और एक यहां आएगा, तो एंगल ऐसे मेजर करेंगे, 180 डिग्री एंगल होगा, ठीक है, समझ में आई। ऐसा नहीं करना है कि ऐसे बढ़ते जा रहा है और ऐसे हो जाए तो 0 बोल दो, नहीं, ऐसे बढ़ता जा रहा है तो 180 डिग्री होगा। तो एंगल ऑफ डेक्लिनेशन जो होता है वो 0 डिग्री से लेके 180 डिग्री तक वेरी करता है। आई होप अब जरूर आप लोग 100% समझ गए होंगे। देखो बेटा, अब हम अर्थ का जो मैग्नेटिक फील्ड है, अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड बीई लिखेंगे हम, बीई, और एंगल ऑफ डिप उसे बोलेंगे थीटा बोलते हैं जो 90 से 0 तक वेरी करता है, ठीक। तो अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड, उसका डायग्राम बना रहे हैं, तो समझो पहले, बहुत सिंपल है। सबसे पहले तो मैंने एक प्लेन बनाया, अभी मैंने जो डायग्राम 3D वाला बनाया था उसमें मैंने क्या बोला था, एक एरो लगाओ किसकी तरफ, ज्योग्राफिकल नॉर्थ की तरफ, तो वो उस एरो के प्लेन में, उस एरो से होके जाने वाला एक प्लेन होगा, शॉर्ट ट्रिक है ये, प्लेन होगा, उस प्लेन को हम बोलेंगे ज्योग्राफिकल मेरिडियन। तो यहां देखो मैंने एक प्लेन पीछे बनाया और एक सामने फ्रंट पे दिख रहा है आपको, यहां देखो ये वाला प्लेन दिख रहा है ना, ये तो ये पूरा पीछे है एक प्लेन, मतलब ऐसा है, एक प्लेन ये है और एक प्लेन इसके पीछे है, ऐसा, क्लियर, ये ऐसे 2 प्लेन है। तो ये पीछे वाला प्लेन जो है
वो है हमारा ज्योग्राफिकल मेरिडियन। और ये वाला जो प्लेन है ये दिख रहा है, इसको मैंने बोल दिया मैग्नेटिक मेरिडियन। क्लियर? और इन दोनों के बीच का एंगल आपको दिख रहा होगा, देखो ये है अल्फा। तो अब इस प्लेन में अगर मैं इस लाइन से आगे चला जाऊं तो मुझे क्या मिलेगा? अगर मैं इस प्लेन में इस लाइन एरो की तरफ आगे चला जाऊं तो मुझे याद होगा आपको ज्योग्राफिकल मेरिडियन मिलता है ना। तो ज्योग्राफिकल मेरिडियन ये है प्लेन, लेकिन चला जाऊं अगर उसी एरो की तरफ तो हम पहुंचते हैं कहां पे? ज्योग्राफिकल नॉर्थ पोल पे। और अगर इस एरो की तरफ चला जाऊं, समझ रहे हो ना, दो एरो मैंने एक यहां और एक यहां बनाया, इस एरो को आगे बढ़ाओगे तो ज्योग्राफिकल नॉर्थ मिलेगा और इस एरो को आगे बढ़ाओगे तो मैग्नेटिक नॉर्थ मिलेगा। तो ये वाला जो सामने फ्रंट पे आपको रेक्टेंगुलर, मैंने रेक्टेंगल बना दिया, आप कैसे ही बना सकते हो। रेक्टेंगुलर प्लेन दिख रहा है, ये हमारा मैग्नेटिक मेरिडियन है। और पीछे उसके जो नहीं दिख रहा है हमें पूरा, वो क्या है? ज्योग्राफिकल मेरिडियन है। और उनके बीच का एंगल ये दिख रहा है, क्या है? अल्फा, मतलब एंगल ऑफ डिप। अब बेटा आपको याद होगा मैंने क्या बोला था? मैग्नेटिक मेरिडियन में अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड लाई करेगा। ये अभी प्रूफ करके मैंने वो डायग्राम बना के बताया था, दो चार्जेस का भी लेके बताया था। तो अगर ये मैग्नेटिक मेरिडियन है तो मैंने माना कि यहां पे मैंने एक मैग्नेट को फ्रीली सस्पेंड किया और वो मैग्नेट ऐसे रुक गई, देखो ऐसे रुक गई, ठीक? मतलब हॉरिजॉन्टल के साथ कुछ एंगल पे रुक गई। इसका मतलब अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड यही है। टॉर्क की वजह से मैंने क्या बोला था? जिस डायरेक्शन में ये मैग्नेट रुकेगी, ये मैंने मैग्नेट बनाई हुई है। मैग्नेटिक निडल भी बोल सकते हो, कंपास निडल बोल सकते हो इसको, ठीक? एक ही बात है। तो ये ऐसी रुक गई, इसका मतलब हॉरिजॉन्टल के साथ ये जो एंगल है इसको बोलेंगे एंगल ऑफ डेप्थ। याद है डेफिनेशन? देखो एंगल ऑफ डेप्थ की, वो हो गया थीटा। अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड कहां है? ये है, तो कितना? बीई। तो बीई का एक कंपोनेंट तो देखो नीचे आएगा, वर्टिकल कंपोनेंट, इसको वी लिखेंगे, और एक आएगा हॉरिजॉन्टल, इसको मैं एच लिखूंगा। ध्यान रखना, अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड होता है बीई, इसके दो कंपोनेंट वी और वीई। बीई इसका एक कंपोनेंट वर्टिकल और एक हॉरिजॉन्टल, तो वर्टिकल कंपोनेंट वी बराबर कितना सिंपल है यार, बीई साइन थीटा। ये थीटा है तो ये वाला बीई साइन थीटा हो जाएगा, और ये हो जाएगा एच हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट बराबर बीई कॉस थीटा हो जाएगा। समझ गए? अब इसको फर्स्ट इक्वेशन और इसको सेकंड इक्वेशन लेके डिवाइड कर दो, तो फर्स्ट डिवाइडेड बाय सेकंड क्या आ जाएगा? टेन थीटा बराबर वी बाई एच। तो ये हमारा इक्वेशन बन गया। चलो फर्स्ट का स्क्वायर कर दो, सेकंड का स्क्वायर कर दो, तो बीई स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस बीई स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, मतलब बीई स्क्वायर आ जाएगा, और बराबर एच स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये एक और, अगर हमें एच और वी दिया हो तो हम अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड बीई निकाल सकते हैं, और अगर हमें वी और एच दिया हो तो हम वहां पे एंगल ऑफ डेप्थ निकाल सकते हैं, या एंगल ऑफ इंक्लिनेशन भी बोलते हैं इसको। इतनी बात आई थिंक सब लोग समझ गए होंगे, ठीक है? अब अगर मैं तुमसे ऐसे ये क्वेश्चन पूछ लूं, जैसे मान लो मैंने क्या बोला, ये अच्छा एक बात बताओ, नॉर्थ और साउथ में ही अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड होगा ना? अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड कहां होता है? नॉर्थ, किसी भी मैग्नेट का मैग्नेटिक फील्ड कहां हो? नॉर्थ और साउथ के उस प्लेन में, है ना? तो यहां पर मैंने आपसे बोला, ध्यान से समझना बहुत, कि एक जैसे आपको याद होगा इंड्यूस्ड ईएमएफ वाला क्वेश्चन मैंने कराया था। तो इंड्यूस्ड ईएमएफ वाले क्वेश्चन में क्या होता था? तीनों चीजें परपेंडिकुलर होते थे। रॉड जब चलती थी, वीबीएल मतलब वेलोसिटी ऑफ रॉड, लेंथ ऑफ रॉड एंड मैग्नेटिक फील्ड, वहां पर तीनों एक दूसरे के क्या होने चाहिए? परपेंडिकुलर होने चाहिए। क्लियर? तो मैंने क्या किया, एक जगह ऐसी ले ली, देखना मैंने एक जगह ली जहां पर अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड ये है बीई, तो इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ये होगा, वर्टिकल कंपोनेंट ये होगा वी, ये एच, और ये होगा एंगल थीटा। अब अगर मैं तुमसे कहूं, सोचो कितना सिंपल क्वेश्चन पूछ रहा हूं। मैं कह रहा हूं एक रॉड है वर्टिकल, एक रॉड है वर्टिकल, इसकी लेंथ है एल, और ये हॉरिजॉन्टल चली जा रही है वी वेलोसिटी से, ठीक? और यहां ये अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड है, देखो ये दिख रहा है, ये है अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड। क्लियर? तो कह रहा है बताओ इसमें इसके दोनों एंड्स पे कितना इंड्यूस्ड ईएमएफ आएगा? तो इंड्यूस्ड ईएमएफ ई बराबर क्या होता है? वी वेलोसिटी इंटू मैग्नेटिक फील्ड इंटू लेंथ। लेकिन ये तीनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर होने चाहिए। अगर कोई भी दो पैरेलल है तो आपको याद होगा इंड्यूस्ड ईएमएफ नहीं होता। तो देखो यार, मैग्नेटिक फील्ड का जो वर्टिकल कंपोनेंट है ना, और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट भी, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट वेलोसिटी के पैरेलल है, और वर्टिकल कंपोनेंट किसके पैरेलल है? लेंथ के पैरेलल है।
तो इसमें इस केस में तो इंड्यूस्ड ईएमएफ आएगा ही नहीं, ना तो H की वजह से आएगा ना V की वजह से आएगा, क्योंकि H V के पैरेलल है, V मतलब ये V इसकी लेंथ के पैरेलल है, तो इंड्यूस्ड ईएमएफ नहीं आएगा इसमें। तो इसमें और भी डायरेक्शन दी होंगी आपको। अब पहले एक बात सोचो, अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड होता कहां है? मैग्नेटिक नॉर्थ और साउथ, अगर मैं मान लो यहां पे खड़ा हूं, सामने मैग्नेटिक नॉर्थ है, मैग्नेटिक नॉर्थ इमेजिन करो, अर्थ है और यहां हम यहां खड़े हैं और मैं मुझसे बोला जा रहा हूं ये मैग्नेटिक नॉर्थ है और पीछे मैग्नेटिक साउथ है, ठीक है, नॉर्थ और साउथ। तो अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड इस जगह पे कहां होगा? ऐसा थोड़ी हो जाएगा। अरे भाई ये मैग्नेट रखी है, मतलब एक नॉर्थ पोल यहां है, साउथ पोल वहां है, और यहां पर मैं तुमसे फील्ड पूछ रहा हूं तो इसी डायरेक्शन में होगा ना, ऐसा या फिर ऐसा, है ना, या फिर एंगल पे भी हो सकता है। लेकिन क्या ऐसा हो सकता है? नहीं हो सकता। दो चार्जेस हैं, एक यहां है, एक वहां कहीं इसी के सामने ऊपर नीचे कहीं रखा है, फील्ड बताओ कहां होगी? उसको और इसको मिलाओगे जो ये प्लेन, इसी प्लेन में ही आएगी ना, यहां इस पॉइंट पे, कि इस पॉइंट मतलब यहां एक चार्ज है, एक चार्ज मेरे सामने है। अब मैं यहां बीच में फील्ड पूछ रहा हूं, तो फील्ड ऐसी हो सकती, ऐसी हो सकती, ऐसी हो सकती है, ऐसी हो सकती है। क्या फील्ड ऐसी हो जाएगी? नहीं हो सकती, क्योंकि लाइन ज्वाइनिंग वाला प्लेन जो है उसके परपेंडिकुलर तो फील्ड जा ही नहीं सकती। इसका मतलब नॉर्थ और साउथ मुझे पता होने चाहिए। तो अगर यहां पर जो ये वेलोसिटी है, ध्यान रखना, मतलब ये कंफर्म है, देखो यहां ये कंफर्म है कि ये नॉर्थ है और ये साउथ है, या ये साउथ है, ये नॉर्थ है, इसमें कंफ्यूज मत हो, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड ऐसी है तो नॉर्थ साउथ इसी डायरेक्शन में होगा। ऐसा नहीं हो सकता कि मैग्नेटिक नॉर्थ और साउथ इस तरफ आ जाए। क्लियर? समझ गया ना इतना? अब इसमें वेलोसिटी कहां है? तो ये तो नॉर्थ साउथ हो गया, और मैंने बोला कि ये वेलोसिटी जो है वो भी साउथ की तरफ है या नॉर्थ की तरफ है, साउथ या नॉर्थ की तरफ है, और रॉड वर्टिकल है, तब तो जीरो हो जाएगा। लेकिन अगर मैंने तुमसे कह दिया कि ये ईस्ट की तरफ है या वेस्ट की तरफ है, अब देखो वेलोसिटी कहां है? वेलोसिटी हो गई ईस्ट की तरफ। तो अगर ये नॉर्थ है, ये साउथ है, नॉर्थ साउथ ये है, तो ईस्ट वेस्ट यहां होगा, मतलब वेलोसिटी इस तरफ या इस तरफ होगी, और फील्ड का वर्टिकल हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट इस तरफ है नॉर्थ साउथ में, मतलब वेलोसिटी ईस्ट, और ये नॉर्थ साउथ में हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, वेलोसिटी और लेंथ तीनों परपेंडिकुलर हैं, तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट की वजह से इसमें इंड्यूस्ड ईएमएफ आएगा, लेकिन वर्टिकल कंपोनेंट की वजह से नहीं आएगा, क्योंकि रॉड की लेंथ और वर्टिकल कंपोनेंट पैरेलल है। लेकिन अगर मैं यहीं पे तुमसे कह दूं कि ये लेंथ रॉड वर्टिकल है और ये नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में किसी एक तरफ जा रही है, तो इसमें टोटल इंड्यूस्ड ईएमएफ जीरो हो जाएगा। क्लियर? ईस्ट वेस्ट में मूव कर रही हो तो इंड्यूस्ड ईएमएफ आएगा। अब ऐसे ही अगर मैं रॉड की लेंथ को कर दूं नॉर्थ साउथ में, लेंथ को कर दूं नॉर्थ साउथ में, ठीक है, और इसको वेलोसिटी दे दूं वर्टिकल ऊपर या नीचे, ठीक। अब बताओ, तो लेंथ नॉर्थ साउथ में है तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट भी नॉर्थ साउथ में होता है अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड का, तो जीरो हो गया इंड्यूस्ड ईएमएफ। और वेलोसिटी वर्टिकल है और वर्टिकल कंपोनेंट भी वर्टिकल होता है, तो इसमें जीरो हो जाएगा। मतलब अगर रॉड ऐसे गिर रही है और ये लेंथ नॉर्थ साउथ में है तो जीरो हो जाएगा। लेकिन अगर ईस्ट वेस्ट में है, लेंथ ईस्ट वेस्ट में है और ये नीचे या ऊपर जा रही है, तो वेलोसिटी वर्टिकल कंपोनेंट के पैरेलल है, तो इंड्यूस्ड ईएमएफ जीरो। लेकिन हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट का देखो, ये नॉर्थ, ये ईस्ट वेस्ट में है और मैग्नेटिक फील्ड हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट नॉर्थ साउथ में होगा और वेलोसिटी यहां, मतलब लेंथ मैग्नेटिक फील्ड का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट वेलोसिटी, तो फिर से हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट की वजह से इंड्यूस्ड ईएमएफ आएगा इसमें। क्लियर? तो ये सिंपल सा केस था, आई थिंक समझ गए होंगे आप लोग। देखो बेटा, ये हमारा लास्ट टॉपिक है इसका, मतलब लास्ट चीज बता रहे हैं बस आपको, अपेरेंट एंगल ऑफ डिप या एंगल ऑफ इंक्लिनेशन। ठीक है, ये क्या होता है? तो सबसे पहले तो एक बात बताओ, जब हम मैग्नेट को फ्रीली सस्पेंड करते हैं तो वो कहां रुकती है? अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में उसकी एक्सिस होती है ना, और जो प्लेन होता है मैग्नेटिक मेरिडियन, याद है ना, तो मैग्नेटिक मेरिडियन में ही हमेशा ये लाई करेगी, क्योंकि अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड हमेशा मैग्नेटिक मेरिडियन के प्लेन में ही होता है, याद है, प्रूफ करके बताया था भाई, दो चार्जेस लेके। तो मैग्नेटिक मेरिडियन में ही क्या होता है? हमेशा अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड होता है। सुनो, तो ये जो प्लेन दिख रहा है आपको, पीछे वाला प्लेन, मतलब ये वाला प्लेन, देखो अब पीछे वाला प्लेन मतलब ये अब दिख रहा होगा, ठीक, मैंने वो भी बना दिया था पहले।
तो पीछे वाला प्लेन अब क्लियर दिख रहा है, मैग्नेटिक मेरिडियन है, तो इसी में क्या होगा, अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड होगा ये। तो अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है, बीई होता है। अब हॉरिजॉन्टल ये है, देखो ये क्या है, ये क्या है, ये लाइन देखो तुम्हें दिख रही है, हॉरिजॉन्टल लाइन है ना, तो ये हॉरिजॉन्टल लाइन है, हॉरिजॉन्टल लाइन। चलो अब ध्यान से सुनो, तो हॉरिजॉन्टल लाइन और ये अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड, तो फिर ये क्या हुआ, ये हुआ ट्रू एंगल ऑफ टिप। सही है, यही तो होता है, हॉरिजॉन्टल के साथ अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड जो एंगल बनाता है, ट्रू एंगल ऑफ टिप, एंगल ऑफ टिप। तो tan थीटा बराबर क्या होता है इसमें, अच्छा बीई के अब हम करते हैं दो कंपोनेंट, तो देखो एक तो ये कितना h, और एक ये नीचे की तरफ कितना होता है v, तो क्या आएगा, tan थीटा बराबर हो जाता है v अपॉन h। बिल्कुल सही बात है, ठीक सही है, इससे हम लोग ट्रू एंगल ऑफ डिप निकालते हैं, सही बात है। लेकिन अब हमने क्या किया, देखो मैग्नेट को जो हम रोक रहे थे, तो वो इस वाले प्लेन में जो पीछे दिख रहा है, इसमें रुकी है ऐसे, ठीक है। अब लेकर हमने इसी प्लेन को, मतलब एक ऐसे समझ लो, एक बुक है, क्या है ये, बुक है, ये एक बुक है। तो इस प्लेन में मैंने रोका, इस मैग्नेट को सस्पेंड किया जब फ्रीली, तो वो ऐसे रुक गई, तो चलो ये हमने मैग्नेटिक मेरिडियन बना दिया, ठीक। अब हमने लेकिन क्या किया, इस मैग्नेट को रेस्ट्रिक्ट कर दिया इस प्लेन में, मतलब जो एक ट्रू मैग्नेटिक मेरिडियन था, जो ऐसा था, हमने क्या किया, इस मैग्नेट को यहां एक प्लेन लगा के, स्मूथ प्लेन, और ऐसे घुमा दिया, मतलब इस प्लेन में ही रुकना है, इस प्लेन में नहीं रुकना है, इसको इस प्लेन में रुकना है, ठीक है। तो इस प्लेन में अब हमने रोका, तो हमने देखा ये ऐसे है, तो ये तो हॉरिजॉन्टल अभी भी है, इसी प्लेन को ऐसे तो घुमा दिया है। दूसरे प्लेन में जो फाई एंगल पे है, देखो दूसरा एंगल, जो दूसरा प्लेन जिसको मैंने पहले वाले मैग्नेटिक मेरिडियन से फाई एंगल पे रोटेट करके रखा है, अब मैंने इसको रोका, तो ये अब इसको रोका तो हमने देखा ऐसी रुक गई है। हमने फिर से ये हॉरिजॉन्टल के साथ जब ऐसे रोका, तो हमने क्या सोचा, ये अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड है, लेकिन मैं गलत सोच रहा हूं, क्यों, क्योंकि अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड का वर्टिकल कंपोनेंट तो यही रहेगा, क्योंकि दोनों प्लेन में वर्टिकल लाइन तो सेम है, लेकिन हॉरिजॉन्टल लाइन जो है इसकी, मतलब अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट जो पहले ऐसा था, अब वो यहां आ गया है। तो ये थोड़ी हो सकता है कि एक ही जगह पे तुम प्लेन बदल दो तो अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट बदल जाएगा, नहीं बदलेगा। तो फिर लेकिन हमने मैग्नेट को तो रेस्ट्रिक्ट कर दिया, प्लेन से वहां जा ही नहीं पा रही, तुम तो जहां ले जाओगे वहां रुकेगी ये, है ना, रेस्ट्रिक्टर है उसमें। तो फिर अब ये किसकी वजह से रुकी है, तो ये देखो ध्यान से, तो यहां पर इस वाले प्लेन में ये हॉरिजॉन्टल लाइन है, देखो ये हॉरिजॉन्टल ही है, इसी प्लेन को तुमने ऐसे कर दिया तो वो दिख रहा है तुम्हें ऐसा, लेकिन वो है ऐसा सामने, तो ये न्यू हॉरिजॉन्टल है। कौन सा है, न्यू हॉरिजॉन्टल, ऐसे सब बोल देते हैं इसको, ठीक, न्यू हॉरिजॉन्टल, ठीक बेटा। चलो अब देखो, अब मान लो मैग्नेट अब रुक गई कहां, यहां पे रुक गई, ऐसे पता नहीं कहीं ऐसे कुछ रुक गई, ये रुक गई मैग्नेट, ठीक। तो हमने बोला ये है अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड, तो हमने अब, या फिर मैं अलग से बना देता हूं इसको, देखना यहां पे बना रहा हूं ऐसे, ये है, ठीक, पुराना वाला हॉरिजॉन्टल ये है, क्लियर। और ये हमारा क्या है, नया वाला हॉरिजॉन्टल, और ये वाला एंगल कितना है, ये एंगल है 5। अच्छा देखो H जो था वो अब H नहीं है, H अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड तो वही है, लेकिन इस मैग्नेट पे जो फोर्स लग रहा है, टॉर्क लग रहा है, वो H की वजह से नहीं लग रहा, क्योंकि मैग्नेट तो इस वाले प्लेन में रुकी हुई है, देखो इस वाले प्लेन में ऐसी रुकी है, तो इस पे जो अर्थ का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होगा वो H नहीं होगा, H का इस प्लेन में जो कंपोनेंट होगा, मतलब कितने फाई एंगल पे जो कंपोनेंट होगा H का, वो काम करेगा, समझ गए। तो हमने मान लिया कि अभी अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड ये है, तो ये हॉरिजॉन्टल के साथ, ये न्यू हॉरिजॉन्टल, ठीक, न्यू हॉरिजॉन्टल के साथ अब यहां पे देखो ये तो H है, अगर तुम इस प्लेन में लटकाते तो ट्रू मिलता तुम्हें थीटा, लेकिन जब तुमने नया हॉरिजॉन्टल मतलब इस प्लेन को ऐसे कर दिया तो यहां तो H, वो अभी भी H यही है, लेकिन यहां पे क्या है, H का कंपोनेंट है, कौन सा, तो यहां पे आएगा H डैश बराबर H cos फाई, लेकिन क्या ये बदल गया, बिल्कुल नहीं, सोचो ना, इसको यहीं से तो घुमा दिया ऐसे तुमने, तो H का ये कंपोनेंट आ गया, जबकि वर्टिकल कंपोनेंट तो वही है, समझ गए ना।
तो ये V रहेगा। मतलब अब मैंने माना कि नए हॉरिजॉन्टल के साथ, देखो नया हॉरिजॉन्टल के साथ जो नया एंगल है किसका, जहां पे हमारी मैग्नेट अब रुक रही, जब हम इस ओरिजिनल प्लेन में घुमा लटकाते थे तो थीटा पे रुकती थी, लेकिन हमने प्लेन ही घुमा दिया तो अब H काम ही नहीं कर रहा है, इसका ये वाला कंपोनेंट काम कर रहा है, तो इसका एंगल भी बदल जाएगा। तो थीटा डैश मान लिया मैंने, क्या मान लिया, थीटा डैश। तो ये है हमारा थीटा डैश, और ये क्या है, ट्रू एंगल है थीटा एंगल, हाँ थीटा डैश हमारा क्या है, एपेरेंट। मतलब मुझे जब हमने इस प्लेन में घुमाया तो मुझे ऐसी लटकी हुई दिखी, तो जो भी हमें दिख रहा है हम तो उसी को बोल देंगे एंगल ऑफ डिप। तो कोई एक लड़का होगा जो अलग दूसरे मैग्नेटिक मेरिडियन में दूसरे फाई एंगल पे प्लेन में इसको सस्पेंड कर रहा होगा, वो तो बोल देगा कि यही है एंगल ऑफ डिप, लेकिन ये ट्रू नहीं है, ये एपेरेंट है। समझ गया ना। तो एपेरेंट एंगल ऑफ डिप कितना आएगा, तो इसके लिए आप फिर से फॉर्मूला लगा दो, तो tan थीटा डैश बन जाएगा। देखो tan थीटा डैश, जहां थीटा डैश क्या है, नए प्लेन में जो फाई एंगल पे प्लेन है उसमें एपेरेंट एंगल ऑफ डिप। तो यहां पे मैं वो भी लिख देता हूं, थीटा डैश एपेरेंट एंगल ऑफ डिप in the new plane which is at an angle phi with the magnetic meridian। तो tan थीटा डैश बराबर v तो वही रहेगा, देखो v तो वही रहेगा अपॉन h नहीं, h डैश आ जाएगा। तो h डैश बराबर v अपॉन h डैश क्या है, h cos phi। ये सेकेंड इक्वेशन हो गई। देखो बेटा सेकेंड में v अपॉन h को लिख दो tan थीटा, ट्रू वाला। तो tan थीटा डैश बराबर हो जाएगा tan थीटा अपॉन cos phi। बिल्कुल सिंपल हो गया ये तो, ठीक। तो इस तरीके से हम लोग अपेरेंट एंगल ऑफ डिप निकाल लेते हैं नए किसी प्लेन में। देखो बेटा कह रहा है कि दो क्वेश्चन है हमें करना है। एट 45 डिग्री टू द मैग्नेटिक मेरिडियन द अपेरेंट डिप इज 30 डिग्री, द अपेरेंट डिप इज 30 डिग्री। समझ गए ना। अभी जो क्वेश्चन किया था जस्ट अपेरेंट डिप वाला वही क्वेश्चन है। कह रहा है कि फाइंड ट्रू एंगल ऑफ डिप एट दैट प्लेस। अच्छा तो चलो कर लेते हैं इसको, बड़ा सिंपल है। सबसे पहले तो ये ट्रू मेरिडियन है, ठीक। ट्रू मेरिडियन है तो इसमें एंगल ऑफ डिप कैसा होगा, ट्रू होगा। तो यहां पे ये होगा H, नीचे होगा V, है ना, और ये मैग्नेटिक फील्ड होगी तो वो थीटा आएगा। तो tan थीटा बराबर हम क्या लिखेंगे, V बाई H, जहां पे थीटा क्या है, ट्रू डिप। आप समझो वो कह रहा है कि एट 45 डिग्री टू द मैग्नेटिक मेरिडियन, मतलब एक और प्लेन है, देखो ऐसा ये है प्लेन, ठीक। ये 45 डिग्री, तो ये तो फाई होता है, याद है ना, 45 डिग्री। तो अगर ये H है तो यहां क्या आएगा, H डैश, और H डैश क्या होता है, H cos 45, 45, और V वही रहेगा। तो इसमें जो एंगल ऑफ डिप है ये देखो, ये क्या होता है, ये होता है थीटा डैश। कितना है, 30 डिग्री। तो थीटा डैश है 30 डिग्री। तो अब इसको क्या लिखोगे, तो tan थीटा डैश बराबर V तो वही रहता है अपॉन H बदल जाता है, क्या हो जाता है, H डैश। सेकेंड इक्वेशन डिवाइड कर दो, तो tan थीटा अपॉन tan थीटा डैश बराबर क्या हो जाएगा, H डैश अपॉन H। H डैश कितना है, H cos 45 अपॉन H, और ये tan थीटा कितना है, tan 30, सॉरी tan थीटा हमें निकालना है, अपॉन tan थीटा डैश मतलब 30 डिग्री दिया है ना, ये ट्रू अपेरेंट एंगल ऑफ डिप। तो tan थीटा डैश tan 30 मतलब 1/√3 बराबर H से H खत्म cos 45 1/√2। तो ये √3 यहां पे मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो tan थीटा बराबर हो जाएगा 1/√6, मतलब कि थीटा बराबर हो जाएगा tan इनवर्स 1/√6। कोई गलती हो कैलकुलेशन में तो आप चेक कर सकते हैं। चलिए वैसे सही है। अब देखो, a magnet is suspended by a vertical string attached to its middle point। मतलब एक मैग्नेट है, उसके मिड पॉइंट को रस्सी से बांध के हमने लटका दिया है ऐसे। अब वो कह रहा है फाइंड द पोजीशन इन विच मैग्नेट कैन स्टे इन इक्विलिब्रियम पोजीशन। इक्विलिब्रियम पोजीशन में स्टे कराना है मैग्नेट को, तो यार वो तो तब होगा जब इसकी डायरेक्शन मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में होगी। जब मैग्नेट की एक्सेस मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में हो। किसका मैग्नेटिक फील्ड, अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड। तो देखो अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट H दिया है, ये वर्टिकल कंपोनेंट 40 दिया है,
कह रहा है बताओ कहां रोकना चाहिए हमें इसको, तो कोई दिक्कत नहीं है। देखो अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड ये हो गया H, वर्टिकल कंपोनेंट नीचे मान लो या ऊपर मान लो, कहीं मान लो, ये हो गया V। अब नेट फील्ड बताओ, तो इसका नेट फील्ड हम ऐसे निकाल लेंगे, ये हो गया नेट अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड, जो यहां ये थीटा आ जाएगा, है ना, तो टेन थीटा कितना आएगा, V बाई एच, तो टेन थीटा बराबर V 40 अपॉन H 25, तो टेन थीटा इक्वल 8/5, मतलब हॉरिजॉन्टल से 45 डिग्री पे। देखो जब आप इसको यहां से सस्पेंड करोगे, ये मैग्नेट है, इस मैग्नेट के मिड पॉइंट सस्पेंड करोगे तो ये हॉरिजॉन्टल से थीटा एंगल पे रुकेगी और ये इक्विलिब्रियम में होगी, है ना। तो बस सिंपल है, तो थीटा कितना होना चाहिए, टेन थीटा इक्वल 8/5, थीटा इक्वल 10/8/5 हॉरिजॉन्टल के साथ, यहां पर ये इक्विलिब्रियम पोजीशन में रुक जाएगी। इसी के साथ हमारा परमानेंट मैग्नेट और अर्थ मैग्नेटिक फील्ड चैप्टर फिनिश होता है।